भेजी थी और अपनी बुक के जो क्वेश्चन है आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कर लिए आपने? यस मैम। गुड, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? मैम ओके, तो आज हमने करना है रिटायरमेंट ऑफ बिल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिटायरमेंट का मतलब होता है कि जब ड्राई जो है वो टाइम से पहले पेमेंट कर देता है, बिफोर द ड्यू डेट वो पेमेंट कर देता है, उसको हम रिटायरमेंट ऑफ बिल बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। ये नहीं है कि हाँ मेरी मर्जी है तो मैं आपको एक महीना पहले दे दूं और बोलूं मुझे डिस्काउंट दे दो। आपकी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना, ड्रायर और ड्राई दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ ठीक है आप पहले देना चाहते हो दे दो, कोई बात नहीं। तो इस केस में जब रिटायर होता है बिल यानी कि टाइम से पहले पे हो जाता है, तो उसमें जो होता है कि अनएक्सपायर्ड पीरियड। अब यहाँ पर अनएक्सपायर्ड पीरियड क्या है? जो हमने पहले दे दिया। जैसे अगर हमारे पास 3 मंथ्स का बिल था और हमने 2 महीने के बाद ही पे कर दिया, तो 1 महीने का जो पीरियड रह गया अभी बाकी, उसको हम अनएक्सपायर्ड पीरियड बोलेंगे। उसका इंटरेस्ट जो है वो पेएबल होता है, ड्रायर ड्राई को देता है। द टाइम बिटवीन डेट ऑफ पेमेंट, व्हाट इज द अनएक्सपायर्ड पीरियड? ये क्वेश्चन बनता है आपका। दैट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द बिल एंड डेट ऑफ मेच्योरिटी। जिस दिन हम पे कर रहे हैं और जब पे करना था, दोनों के बीच का जो गैप रह गया वो आपका अनएक्सपायर्ड पीरियड होता है, और उसका हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट पे कौन करेगा? होल्डर ऑफ द बिल टू द पेई। होल्डर पे करेगा जिसके पास बिल है यानी कि, और पे बिल रिसीवेबल वाला बंदा पे करेगा। यहाँ पर होल्डर वही होता है ना, होल्डर पे करता है पेई को, और रेट उनका आपस में एग्री, जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो रेट भी एग्री हो जाएगा। दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज रेफर्ड टू एस, और इस इंटरेस्ट को नाम दिया जाता है रिबेट ऑन बिल, क्योंकि रिटायर हो रहा है बिल उसके ऊपर हम रिबेट दे रहे हैं। दिस रिबेट हैपन्स टू एन इनकम। अब ये ड्राई की इनकम बन जाती है और ड्रायर पेई का खर्चा बन जाता है, एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो हम ये सब चीजें आपको एमसीक्यू के लिए पता होनी चाहिए कि अनएक्सपायर्ड पीरियड किसको बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल किसको बोलते हैं, क्या वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए या ड्राई अपनी मर्जी से दे सकता है, क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट पेएबल होता है, उसको बोलते क्या है, वो किसके लिए खर्चा है, किसके लिए इनकम है। ये सब चीजों पे ध्यान देना आपका बहुत जरूरी है। देखो छोटे से पैराग्राफ में से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं थ्योरी के, खासकर एमसीक्यू। अब आता है हमारे पास एग्जाम्पल, जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट होता है। उसमें वो कह रहा है कि एक्स सोल्ड गुड्स 10,000 की गुड्स जो है एक्स ने वाई को सेल करी 1 जनवरी को। इमीडिएटली उसने बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर 3 मंथ्स का, और वाई ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और एक्स को वापस दे दिया। अब 3 महीने का है तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 अप्रैल को उसकी ड्यू डेट बनती है। पर वाई ने 4 मार्च को ही उसकी पेमेंट कर दी, रिटायर कर दिया उसको। ठीक है, और उसके लिए 6% पर एनम के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया कि हम रिबेट का एडजस्टमेंट करेंगे। अब आपको करना क्या है क्वेश्चन में? यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा करो कि क्या हमें दोनों की बुक्स में बुक्स जर्नल बोली गई है या एक की बुक्स में बोली गई है। दोनों की बोली गई है तो हम दोनों की बनाएंगे। फिर वो कह रहा है कि वाई की बुक्स में बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाना है, और प्रिपेयर वाई अकाउंट एंड बिल रिसीवेबल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स, और एक्स अकाउंट एंड बिल पेबल इन द बुक्स ऑफ वाई। बेसिकली आपको जर्नल लेजर दोनों करनी है। तो सबसे पहले हम एक्स की बुक्स पे आते हैं। जब एक्स ने सामान बेचा वाई को, तो वो एंट्री करेगा वाई डेबिट टू सेल्स। क्लियर? यस फिर जब मैम। वो फिर बिल लिख यस के मैम। देगा उसको, बिल लिख के देगा और वाई उसको एक्सेप्ट करेगा, तो हम एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। ये दोनों एंट्रीज हमारी 1 जनवरी को हो जाएंगी। ये बात क्लियर होगी?
यस मैम। अब यस हम मैम। एक एक महीना पहले उसको रिटायर करवा रहे हैं, यहाँ डेट गलत लिखी हुई है, यहाँ 2022 है, इसको 23 पढ़ लेना क्योंकि ऊपर 23 है तो यहाँ भी 23 ही होना चाहिए, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना, 2023 ही है ये। अब 6% पर एनम के हिसाब से 10,000 रुपए के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट लगाते हैं 6%, तो वो बनता है 600। वो है पूरे साल का, हमें चाहिए 1 मंथ का, क्योंकि एक महीना पहले दे रहा है ना वो। ठीक है, तो 1 मंथ पहले मतलब 1/12 हो जाएगा 600, 1/12 तो 50 रुपीज का हो गया रिबेट। ये बात क्लियर हो गई। यस मैम। अब ये रिबेट यस की मैम। एंट्री, यस अब मैम। एक्स को पैसे मिलने हैं 10,000 रुपए। इसकी ट्रीटमेंट आप ये समझो, जब हम कैश डिस्काउंट देते हैं तो 10,000 में से 50 रुपए काट के वो दे रहा है 9,950। तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 9,950 रुपए, रिबेट डेबिट 50। अब हम डिस्काउंट की जगह सिर्फ वर्ड रिबेट लिखेंगे, रिबेट डेबिट 50 टू बिल रिसीवेबल 10,000। ये एंट्री आपको समझ आ गई। यस मैम। अब आप हम इसकी तरफ यस मैम। नजर डालते हैं, देखो, वाई डेबिट टू सेल्स 1 जनवरी को पहली एंट्री, फिर सेम डेट को दूसरी एंट्री बिल रिसीवेबल टू वाई, और 4 मार्च को जब हमारे पास पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट 9,950, रिबेट ऑन बिल डेबिट, ये कैलकुलेशन इसने यहाँ दिखा दी है, लेकिन यहाँ इसने गलत लिखा है 12%, ये भी मिस प्रिंटिंग है कहीं कहीं। यहाँ पर आपका 6% आएगा, क्योंकि हमने 6% के हिसाब से कैलकुलेशन किया है ना, और हमारी ठीक है कैलकुलेशन भी। ये रोंग लिखा हुआ है, इस हिसाब से तो 100 रुपए बनते हैं फिर। ठीक है, ये 50 आएगा टू, हमारा क्या आएगा, बिल रिसीवेबल 10,000। ये बात क्लियर होगी, तीनों एंट्री समझ आ गई। यस मैम। अब यस मैम। आपको जब ये यस तीनों मैम। एंट्री अब जब आपको ये तीनों एंट्री समझ आ गई, तो सोचो इससे लेजर बनाना कितना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक तो आपने वाई का अकाउंट बनाना है, उसमें क्या लिखना है, बाय सेल्स, फिर टू रिसीवेबल, वाई का अकाउंट खत्म। समझ आ गई, वाई का अकाउंट खत्म हो गया। फिर हमने लिखना है बिल रिसीवेबल अकाउंट, उसमें हम लिखेंगे पहले टू वाई 10,000, फिर हम लिखेंगे बाय बैंक बाय रिबेट। हो गया, लेजर बन गया, जर्नल से लेजर ही बनाना है और तो कुछ नहीं करना। क्लियर हुई ये बात। यस मैम। देखो, वाई का अकाउंट बनाया, पहले टू सेल्स लिखा, फिर बाय बिल रिसीवेबल, वाई का अकाउंट खत्म। फिर हमने बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाया, पहले हम लिखेंगे टू वाई, और फिर बाय कैश बाय रिबेट, ये भी खत्म। ठीक है, अब हमने बनानी है वाई की बुक्स। वाई की बुक्स में पहले परचेज दिखाएंगे, उसमें हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 10,000, फिर सेम डेट को हम लिखेंगे एक्स डेबिट टू बिल पेबल 10,000, फिर हम 4 मार्च को लिखेंगे बिल पेबल डेबिट टू कैश टू रिबेट। क्लियर, समझ आ गई। अब परचेजेस डेबिट टू एक्स, एक्स डेबिट टू बिल पेबल, एंड देन बिल पेबल डेबिट टू कैश टू रिबेट। हो गई एंट्रीज तीनों, समझ आ गई। यस मैम। अब इसी तरह यस इसी मैम। एंट्रीज को उठा के हमने दो अकाउंट बना यस लेने हैं, मैम। एक एक्स का अकाउंट और एक बिल पेबल का अकाउंट। अब एक्स के अकाउंट में पहली एंट्री से हम एंट्री क्या करेंगे, बाय परचेजेस बाय एक्स में। परचेज। ठीक है, और दूसरी एंट्री करेंगे टू बिल पेबल, एक्स का अकाउंट खत्म। बिल पेबल में हम करेंगे बाय एक्स 10,000, फिर 4 मार्च को करेंगे टू कैश टू रिबेट, और बिल पेबल अकाउंट भी खत्म। बस इतना क्वेश्चन था, दिखने में कितना बड़ा लग रहा है, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अगर आपको क्लैरिटी है, डेट ठीक होनी चाहिए, फॉर्मेट ठीक होना चाहिए, तो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। नो मैम। नो गुड। मैम। अब आगे हमारे पास आता है नो मैम। एकोमोडेशन। एकोमोडेशन बिल क्या होता है जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, जो हमने बिल रिसीवेबल बिल पेएबल अभी तक हमने पढ़ा है, उसको हम ट्रेड बिल भी बोलते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी ट्रांजैक्शन के बेस पे होते हैं, किसी कंसीडरेशन के बेस पे होते हैं। ऑर्डिनरी बिल भी बोलते हैं इसको हम। ऑर्डिनरी बिल्स आर ड्रॉन ऑन सम फॉर सम कंसीडरेशन, और इसको हम ट्रेड बिल बोलते हैं। ये तो थे वो बिल जो अभी हमने एंट्री करी है पीछे क्वेश्चन में, इसको ट्रेड बिल, ऑर्डिनरी बिल कुछ भी कह सकते हैं। और कंसीडरेशन क्या थी इसमें, जो सेल परचेज किया 10,000, वो कंसीडरेशन थी।
जबकि जो एकोमोडेशन बिल होते हैं उसमें जो ड्रॉ करता है और जो एक्सेप्ट करता है उनकी आपस में कोई ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं होती, कोई कंसिडरेशन नहीं होता, कोई सेल परचेज नहीं हुई होती। ठीक है। व्हेन टू और मोर पर्सन्स नॉट बीइंग इन रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, ये बात याद रखना, आपका थ्योरी में भी आ सकता है कि एकोमोडेशन बिल के अंदर उनकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई होती और उनके अंदर कोई डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप नहीं होता। जबकि अभी पिछले ट्रेड बिल में आपने देखा 1 जनवरी को जब सेल करी तो फिर वाई डेटर बन गया और एक्स क्रेडिटर बन गया वाई का, तो वो रिलेशनशिप उनके अंदर उसी टाइम बन गया जब सेल परचेज हुई है। अकोमोडेशन बिल में कोई सेल परचेज नहीं होती है, इसलिए डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप भी नहीं होता, किसी ने किसी को पैसे देने नहीं है, किसी ने लेने नहीं है। विदाउट एनी वैल्यू पासिंग बिटवीन देम draws bill on each other with the intention of discounting the bill after acceptance। अब उनकी इंटेंशन क्या होती है? सिर्फ उन्होंने एक ने बिल लिखना है, दूसरे ने एक्सेप्ट करना है, और उन्होंने ये सोचा हुआ है कि जैसे ही हमारा दोनों का साइन हो जाएगा एक एग्रीमेंट, यानी बिल बन जाएगा, एक के लिए वो बिल रिसीवेबल बनेगा, एक ड्रायर बनेगा, एक ड्राई बनेगा, तो हम इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लेंगे। उनकी इंटेंशन क्या होती है अकोमोडेशन बिल में? बैंक से डिस्काउंट करवा लेंगे और उस पैसे को यूज कर लेंगे। ठीक है। अप्रोप्रिएटिंग द प्रोसीड्स बाय वन और ऑल बाय एग्रीड प्रपोर्शन। अब वो जो पैसे डिस्काउंट करवा के मिलेंगे वो दोनों आपस में बांट लेंगे, चाहे वो एक पर्सन रख लेगा चाहे सारे बांटेंगे। आगरी प्रपोर्शन भी हो सकता है, यानी कि रेशो डिसाइडेड हो सकती है पहले से कि किस रेशो में किसने पैसे लेने हैं, क्योंकि वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बिल बन रहा है, तो पहले से सब डिसाइडेड होता है कि उस पैसे का करना कैसे है, कैसे बांटने हैं हमने आपस में। एंड प्रोवाइडिंग मनी इन द सेम प्रपोर्शन ऑफ ऑनरिंग द बिल एट मैच्योरिटी, और जिस रेशो में पैसे लिए हैं मैच्योरिटी की डेट पे उसी रेशो में वो पैसे ऑनर भी करेंगे, यानी पे भी करेंगे वापिस। सच बिल में भी कॉल्ड एज, इसको हम एकोमोडेशन बिल बोलते हैं, और एकोमोडेशन बिल का दूसरा नाम काइट बिल है, इसको याद रख लेना, ये थ्योरी में आपसे पूछा जा सकता है। इसको हाईलाइट करके रख लो कि एकोमोडेशन बिल को हम काइट बिल भी बोलते हैं, और जो हमने ऊपर बिल किया है वो हमारे ऑर्डिनरी बिल होते हैं, उसमें ट्रेड बिल्स बोलते हैं उसको। समझ आ गई आपको ये सारा? Yes, हाँ जी ma'am. बच्चे, एकोमोडेशन बिल पता चल गया क्या होता है? Yes, ma'am. गुड। अब इसका जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, वो ये कहता है फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन, आपको क्लियर क्लियर लिखा हुआ है म्यूचुअल एकोमोडेशन, इसका मतलब ये एकोमोडेशन बिल है। ऑफ हिमसेल्फ एक्स एंड वाई ड्रू अपॉन एक्स, हिमसेल्फ एंड वाई, हिमसेल्फ यहाँ कौन है? एक्स है। एक्स और वाई ने आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एकोमोडेशन की। एक्स ने बिल लिखा वाई के ऊपर, 6,000 रुपए का बिल था, 3 महीने के लिए, 1 अप्रैल 2023 को लिखा गया। वाई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और उसको वापस एक्स को दे दिया, जिसको उन्होंने इमीडिएटली बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 6% पर एनम के हिसाब से, और ये डिसाइडेड था कि एक्स और वाई उसका पैसा 2:1 में लेंगे। ठीक है। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी एक्स रेमिटेड हिज शेयर टू वाई। अब क्योंकि बिल पेबल वाई के लिए है तो एक्स पैसे देगा वाई को, और वाई उसकी पेमेंट जो है बैंक को करेगा। अब ध्यान से देखना इसकी एंट्रीज। सबसे पहले अब यहाँ ना सेल हुई है ना परचेज हुई है, इसलिए विदाउट एनी कंसिडरेशन वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई उनके आपस में, और ना ही उनमें डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है। ये बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. अब उनकी इंटेंशन डिस्काउंट करवाने वाली थी, वो भी क्लियर हो गया। अब 1 अप्रैल को जब एक्स ने बिल लिखा, वाई ने एक्सेप्ट किया, तो एक्स के लिए वो हो गया बिल रिसीवेबल, वाई के लिए हो गया बिल पेबल। तो एक्स की बुक्स में हम लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 6,000। ये बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक से बिल डिस्काउंट कौन करवाता है? जिसके लिए बिल रिसीवेबल होता है या जिसके लिए बिल पेबल होता है? मैम एक्स से कराऊंगा डिस्काउंट था। वेरी गुड, एक्स करवाएगा। तो हम एक्स की बुक्स में एंट्री लिखेंगे,
कि पहले 6% पर एनम के हिसाब से 3 महीने की कैलकुलेशन करो। 6,000 पे 6% कितना बन गया? 360 रुपए। 360 रुपए 3/12 यानी 1/4 90 रुपीज बन गए। क्लियर? यस मैम। तो बैंक से मिलेंगे 5,910। हम एंट्री करेंगे बैंक कैश अकाउंट डेबिट 5,910। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, इसको हम डिस्काउंट बोलते हैं 90। टू बिल रिसीवेबल 6,000। ये हम एक्स की बुक्स में एंट्री करेंगे। यस मैम। हो गई एंट्री, ठीक है। अब हमने 5,910 जो पैसे मिले हैं इसको 2:1 में बांटना है। तो डिवाइडेड 3 करेंगे इसको, कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करिए 5,910 को। मैम 1970। 1970 करेंगे तो अब इसमें से 1970 एक्स किसको देगा? वाई को, क्योंकि यस वन मैम। थर्ड उसको मिलना था ना। तो 1790 एक्स वाई को दे देगा। एक्स एंट्री क्या करेगा इसमें? वाई डेबिट टू बैंक 2,000 टू 1970। 2,000 क्यों लिखा हमने? क्योंकि 1/3 बिल की वैल्यू 2,000 है। क्योंकि जो डिस्काउंट मिला है वो सिर्फ एक्स का वो भी खर्चा शेयर थोड़ी ना है, करेंगे। वो भी तो शेयर करेंगे ना। टू डिस्काउंट यस 30। क्लियर हो गया ये? यस मैम। ठीक है। अब जिस दिन हमारी बिल पेमेंट की डेट थी एक्स ने फिर उसको पैसे दे दिए, यानी कि कौन सी थी वो? 3 महीने के बाद की डेट थी। एक्स फिर इसको पैसे दे रहा है, वाई डेबिट टू बैंक 4,000 रुपए दे रहा है उसको, क्योंकि उसने बैंक को वापस करने हैं। ठीक है मैम ये समझ नहीं आया, दोबारा समझाना। बेटा, 3 महीने के बाद 1 जुलाई बनेगी आपकी, अप्रैल के 3 महीने के बाद। यस मैम। अब जुलाई में पेमेंट किसने करनी है? वाई ने पेमेंट करनी है ना बैंक को। यस मैम। अब यहाँ कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं आ रहे क्योंकि उसने बैंक को पेमेंट करनी है ना। तो इसलिए 1 जुलाई को वो उसको पेमेंट कर देगा। 4,000 रुपए एक्स वाई को देगा ना, क्योंकि वाई ने तो बैंक से लेने हैं 6,000 रुपए। तो उसमें से 2,000 तो एक्स देगा ना, क्योंकि एक्स ने रखे थे ना अपने पास 2,000 यस रुपए। मैम। तो अब सॉरी 4,000, 2,000 नहीं, 4,000 एक्स ने रखे थे ना। तो चार हाँ हजार जी। एक्स जो है वो वाई को पे करेगा ड्यू डेट को, वाई डेबिट टू बैंक 4,000 रुपए। ठीक है। यस मैम। अब हम बाई की बुक्स में करते हैं। तो सबसे पहले जब उसने बिल एक्सेप्ट किया तो उसके लिए बिल पेएबल बन गया। हम एंट्री करेंगे एक्स डेबिट टू बिल पेएबल 6,000। फिर जब उसने डिस्काउंट करवाया, वो एक्स ने करवाया इसलिए उसकी वाई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। लेकिन जो वाई एक्स ने पेमेंट करी थी वाई को 2,000 रुपए की, 1/3 अमाउंट की, वो सेम डेट को एंट्री आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये होगी 2,000 की एंट्री। ठीक है। यस मैम। अब फिर 3 महीने के बाद एक्सिस को 4,000 और देगा, उसके लिए हम एंट्री करेंगे बैंक डेबिट टू एक्स। 4,000 आ गए इसके पास पूरे। ठीक है। यस अब मैम। उसी दिन ये पूरे 6,000 बैंक को दे देगा। तो एंट्री क्या आएगी? बिल पेबल डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर दी। यस मैम। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अकोमोडेशन बिल में ग्रेस पीरियड नहीं होता, इसलिए यहाँ 4 जुलाई की जगह 1 जुलाई ही आ रही है। ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ना तो ये ट्रेड बिल है, उसका रीजन भी पढ़ लो। क्योंकि ये ट्रेड बिल नहीं है, अकोमोडेशन बिल है। और इसको हम कोर्ट में जाके चैलेंज भी नहीं कर सकते, इसलिए इसमें कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं दिए जाते। क्लियर हो गई ये बात? यस हाँ जी। मैम। तो क्योंकि आपको हर ब्रीकी को ध्यान में रखना है, डेट को ध्यान में रखना है, ड्राफ्टिंग को ध्यान में रखना है, फॉर्मेट को ध्यान में रखना है, क्यूरी के लिए भी ध्यान में रखना है, इसलिए ये सब चीजें बतानी जरूरी है। ठीक है। अब मैं 7th एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगी, ये भी अकोमोडेशन बिल का है, आप लोग कर लेंगे। कुछ चीजें मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि हमने अच्छे से ये चैप्टर पहले कर लिया है, तो इसलिए हम सारा कुछ नहीं करेंगे। आप लोग खुद करोगे ये सारे एग्जाम्पल्स घर में, और अगर आपको कहीं डाउट आएगा तभी हम क्लास में वो डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये सब करने के लिए मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। हम आज शुरू करने वाले हैं। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हमारे 2 टॉपिक रहते थे, एक रिबेट वाला और एक अकोमोडेशन वाला, वो मैंने खत्म करवा दिया आज।
आप लोगों ने जितने क्वेश्चन रह गए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, सबने पूरे करने हैं। और नेक्स्ट क्लास में जो डाउट होगा वो मैं बता दूंगी। सोल्ड एग्जाम्पल और पीछे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोग हाथ से किया करो। दो दो बारी एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो। एक बारी देख के कर सकते हो, एक बारी बिना देखे, मिनिमम दो बारी कह रही हूँ। उससे ज्यादा करना आपकी हिम्मत है। जितना करोगे उतना पाओगे, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। आपकी ये और लेवल टफ हो गया है, फाउंडेशन से आगे आगे जैसे बढ़ते हो, तो उतना ही आपको भी मेच्योरिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर। साथ के साथ करते रहोगे तो बहुत सुखी रहोगे, और छोड़ दोगे तो एट द एंड फिर नहीं हाथ में कुछ आता, मैं बता रही हूँ आपको। इसलिए रूटीन प्रैक्टिस जारी रखा करो, ये आपका रियाज है। फाइनल मैच में कोई सोचे कि मैं वर्ल्ड कप खेलने से पहले एक दिन प्रैक्टिस बैट उठा लूंगा और मैं वर्ल्ड कप का कप जीताऊंगा, वो नहीं हो सकता। अगर आपको वर्ल्ड कप का कप जीतना है तो प्रैक्टिस आज से रोज करनी ही पड़ेगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस मैम। यस। ठीक है, तो साथ के साथ सारे क्वेश्चन करो, सारे प्रैक्टिकल दो दो बारी, दो दो कम से कम आप करके छोड़ो। फिर जब रिवाइज करोगे फिर दो दो बारी करोगे तो देख लेना आपको पेपर में कितने मजे आएंगे। आपको लगेगा इतना आसान पेपर है, जबकि वही पेपर दूसरों के लिए बहुत मुश्किल होता है। आपने करना है अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। अब कंसाइनमेंट क्या होती है? आप लोगों ने प्लस वन प्लस टू में कंसाइनमेंट का पढ़ा है चैप्टर? यस मैम। थोड़ी बहुत तो पता होगा, फिर बाकी हम कर लेते हैं। ठीक है। अब मैम बिजनेस फाउंडेशन में पढ़ा है। गुड, फिर तो पता होगा आप लोगों को। फिर भी मैं यहाँ पर जल्दी से, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं थोड़ा उस स्पीड से करवाऊंगी। अगर पहले पढ़ा है तो थोड़ा स्पीड में फास्ट कर लूंगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद द इंटेंशन ऑफ एक्सपेंडिंग द ऑपरेशंस एडॉप्ट फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटजीज। अब मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, अब मुझे स्ट्रेटजीज तो अपनानी पड़ेंगी कि बिजनेस बढ़ाना कैसे है जी। उसमें से एक स्ट्रेटजी आती है कि हम सेलिंग एजेंट्स को एंगेज कर लें। कि मैंने अलग अलग, आपने देखा आजकल बहुत कंपनीज हैं, एमवे और भी बहुत सारी है, मुझे सबके नाम नहीं याद आ रहे, हर्बल लाइफ, ये वो बड़ी सारी कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने अपने सेलिंग एजेंट्स हायर किए होते हैं कि हाँ तुम हमारा सामान बेचो और तुम्हें इसकी कमीशन मिल जाएगी। ठीक है, टेक्निकली रेफर टू एज एंटरिंग इनटू कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। तो जब हम किसी को अपना सेलिंग एजेंट रखते हैं तो उसको जब हम क्या टेक्निकली नाम देते हैं? कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट होता है वो? कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। किस चीज से रिलेटेड है ये? सेलिंग एजेंट से। ठीक है, और सेलिंग एजेंट क्यों रखे हैं हमने? ताकि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। क्लियर है? अब कंसाइनमेंट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है ये, जिसमें एक एंटिटी अपना सामान बेचती है। मैंने अपना सामान अपने मान लो आप लोग 20 स्टूडेंट्स हो क्लास के अंदर, और आप सबको मुझे पूरे पंजाब में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, और मैंने आप सबके साथ एग्रीमेंट कर लिया, सेलिंग एजेंट बना लिया अपना। तो फिर इसमें एक एंटिटी होती है जो कि अपना सामान दूसरी एंटिटी को भेजती है। अब मुझे एजेंट बनाना है तो मैं पहले सामान भेजूंगी, तभी तो सेल कर पाओगे आप। समझ आई आपको ये बात? यस मैम। ठीक है, तो हम अपनी गुड्स सेल यस करने मैम। के लिए सामान दे देते हैं, लेकिन उसके लिए प्री डिटरमाइंड कमीशन होती है कि आप जितना सामान बेचोगे उसके ऊपर इतने % कमीशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो इन सच अरेंजमेंट यहाँ पर दो पार्टीज होती हैं, और दोनों अलग अलग लोकेशन में हैं, अलग अलग टाउन में हैं, अलग अलग सिटीज में है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे कंसाइनमेंट के अंदर हमारे बिल की तरह तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक कंसाइनर, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इट इज जस्ट एग्जांपल, नथिंग एल्स। तो इन दैट केस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इन दैट केस आई एम द कंसाइनर, जो सामान भेजता है, जो बिजनेसमैन होता है। और जिसको वो भेज रहा है एज ए सेलिंग एजेंट, सपोज मैंने आप सबको भेजना है, तो यू आर द कंसाइनी। एक कंसाइनर हो गया, एक कंसाइनी हो गया, और तीसरा वो कस्टमर जो आप लोगों से खरीदेगा। तो तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, कंसाइनर, कंसाइनी एंड बायर।
बायर तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर एक पार्टी, हम बायर का मतलब तो बायर ही लेंगे ना, अपनी बुक्स में एंट्री तो बायर की एक जैसी होगी। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तीन एंटिटीज हो गई, कंसाइनर, कंसाइनी एंड बायर। इसके बाद कंसाइनर क्या करता है, अपनी गुड्स भेजता है एजेंट को, सेलिंग एजेंट को, जिसको हम कंसाइनी बोलते हैं। सेलिंग एजेंट को क्या बोलते हैं यहाँ पर, कंसाइनी। ठीक है, फॉर सेलिंग द सेम थिंग्स ऑन हिज बिहाफ, ताकि वो हमारे बिहाफ पे सामान बेच सके, किसको, बायर को। इट इज द टाइप ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप जब लॉ पढ़ते हो तो उसमें एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो कंसाइनमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने इसमें उसको सेलिंग एजेंट बनाया है। ही इज द एजेंट ऑफ द कंसाइन, कंसाइनी इज द एजेंट ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर इज द प्रिंसिपल ऑफ कंसाइनी। तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है, वेयर द कंसाइनर इज प्रिंसिपल एंड कंसाइनी इज एजेंट। ठीक है, revenue from consignment business is recognized by the consignor on the sale of goods sent by the consignee। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बोलता है कि आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हो। अब मैंने आपको सामान भेज दिया बेचने के लिए, तो क्या मैं उसी टाइम उसको सेल मान सकती हूँ, बोलो। No, मान ma'am. लो मैंने नो हजार हजार मैम। मैंने हजार यूनिट आप सबको भेज दिए, 20 बच्चों को 20,000 यूनिट, तो क्या मैं 20,000 यूनिट की सेल मान लूं, नहीं। सेल नो कब मैम। होगी, जब मुझे आप वो सामान भेज के मुझे परफॉर्मा भेजोगे, इनवॉइस भेजोगे कि देखो इतना सामान बिक गया है हमारा, और ये ये मतलब कंफर्म हो जाएगा कि आप, किसी ने 200 यूनिट बेचे, किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 500। तो वो जब आप मुझे कंफर्म करोगे तो मैं उसको अपनी सेल बुक करूंगी, और वो कंफर्मेशन एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि अब मैंने इतने पैसे आपसे लेने हैं। समझ आ गई आपको ये बात। Yes, ma'am. यस मैम। तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना जैसे जैसे आते हैं सब याद कर लिया करो, नहीं तो फिर जब इकट्ठे आएंगे बहुत सारे तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। एक एक याद रखते रहोगे तो फिर आपको जब इकट्ठे आएंगे याद रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, तो मुझे पता है। सो उस टाइम दिक्कत नहीं आएगी। समझ आ गई आपको, ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, क्लियर। अब हमने पढ़ा इसमें यस 3 मैम। पार्टीज हैं। द पार्टीज इन्वॉल्व इन द कंसाइनमेंट बिजनेस आर कंसाइनर एंड कंसाइनी। मेन पार्टीज 2 हैं हमारी, वैसे तो 3 पार्टीज हैं, लेकिन जो मेन पार्टीज हैं कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनर इज द पार्टी जो सामान भेजता है अपने एजेंट को गुड्स सेल करने के लिए, और कंसाइनर जो है वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है और होलसेलर भी हो सकता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है तो वो बना के भेजेगा आपको, होलसेलर है तो मैन्युफैक्चरर से खरीद के आपको रिटेलर के लिए भेजेगा, दोनों हो सकते हैं। द कंसाइनर जो है वो ये समझ गए ना, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर वाला पॉइंट। यस Yes, मैम। ma'am. अब वो जो है प्रिंसिपल होता है, क्योंकि हमने एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इसमें अप्लाई किया है, तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है दोनों के अंदर। इसमें कंसाइनर प्रिंसिपल होता है, और कंसाइनर ही ओनर रहता है उस सामान का, जब तक कि वो सामान बायर के पास सेल नहीं हो जाता। कंसाइनी उसको सेल कर देगा, वो बायर के हाथ में चला गया, बायर ने पैसे दे दिए या देने हैं, तब वो ओनर बन जाएगा बायर। कंसाइनी तो कहीं भी ओनर नहीं है, समझ गए। कंसाइनी तो कहीं भी ओनर नहीं है, वो सिर्फ सामान को होल्ड करता है अपने पास। अदरवाइज ओनर रहता है कंसाइनर, जब तक चीज बिकती नहीं है, और बिकने के बाद बायर ओनर हो जाता है। समझ आ गई आपको। हम्म। यस Yes, मैम। ma'am. अब है कंसाइनी। कंसाइनी वो पार्टी है जिसको गुड्स भेजी जाती हैं बेचने के लिए, और सामान भेजता है कंसाइनर। It sells the goods received on consignment basis and act as an agent। अब वो एजेंट की तरह काम कर रहा है और सामान बेच रहा है कंसाइनमेंट वाला। It is to be noted that consignee does not own the goods received on consignment। वो ओनर कभी भी नहीं होता कंसाइनर, ये भी आपका एक एमसीक्यू बनता है। कंसाइनी कभी भी ओनर नहीं हो सकता। इट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन, बस उसकी एंटाइटलमेंट क्या है कि वो जो सामान बेचेगा
उसके ऊपर जितना वो कंसिडरेशन देगा कंसाइनर को, उसके ऊपर उसको कमीशन मिल जाएगी। अब ये तो थी हमारी पार्टीज। अब है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स जो है ऐसी ऐसे क्या हमारे पूरे बिजनेस में, पूरी बुक कीपिंग में डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो डॉक्यूमेंट्स को कभी हमें इजी नहीं लेना है, सारे डॉक्यूमेंट्स का हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर कंसाइनमेंट बिजनेस में कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक है परफॉर्मा इनवॉइस और एक है अकाउंट सेल। ये दोनों फॉर्मेट आपको याद, मतलब दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और इनका फॉर्मेट भी याद करना है। तो इसमें से पहला, क्योंकि देखो जब हम सेल परचेज करते हैं उसमें हमारा इनवॉइस होता है डॉक्यूमेंट। जब आपने कस्टमर को सामान बेचा, इनवॉइस दे दिया उसको, इसकी एक कॉपी आपके पास रहेगी, एक कस्टमर के पास रहेगी, और वही डॉक्यूमेंट होता है हमारा। ठीक है। अब यहाँ पर तो हम सेल कर नहीं रहे, तो इनवॉइस तो जनरेट हो नहीं सकता, तो हम परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। और दूसरा है अकाउंट सेल। अकाउंट सेल परफॉर्मा इनवॉइस क्या है? दिस डॉक्यूमेंट इशूड बाय, अब आपको जो ध्यान रखना है, परफॉर्मा इनवॉइस कौन इशू करता है? कंसाइनर। और अकाउंट सेल इशू करता है कंसाइनी। तो कंसाइनर कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करता है? परफॉर्मा इनवॉइस में। परफॉर्मा इनवॉइस। और किसको इशू करता है? किसको इशू करता है? अपने कंसाइनी को। एट द टाइम, देखो जैसे मान लो, अब यहाँ ध्यान से सुनो, मान लो मैंने आपको सामान बेचा और मैंने आपको ऑर्डर कर दिया, वो सामान यहाँ से डिस्पैच कर दिया, कॉरियर कर दिया, तो मैं उसके साथ बिल भी भेजूंगी, उसके ऊपर इनवॉइस लिखते हैं हम। ऐसा ही होता है ना? यस मैम। लेकिन यहाँ तो मैं भेज रही हूँ लेकिन बेच तो नहीं रही ना, मैं तो सिर्फ भेज रही हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट तो भेजने के लिए भी चाहिए। तो इनवॉइस की जगह मैंने नाम लिख दिया परफॉर्मा इनवॉइस, कि वो सिर्फ परफॉर्मा है, सेल नहीं है। सिर्फ याद रखने के लिए कि कितना सामान किसको कब भेजा था, वो उसको हम परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। ये कंसाइनर बनाएगा और कंसाइनी को भेजेगा उस सामान के साथ जब वो सामान उसको डिलीवर करेगा। इट मेंशन्ड वेरियस डिटेल्स, इसमें सारी डिटेल्स होती हैं। क्या क्या डिटेल्स होती हैं? कि कितनी गुड्स हम सेंड कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी में आपको भेज रही हूँ, उसकी कॉस्ट क्या है। सबसे पहले उसके अंदर उसकी कॉस्ट कई बार लिखी रहती है, कई बार इनवॉइस प्राइस लिखा रहता है। इन दोनों का भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। मान लो कि मैंने आपको बता दिया कि ये चीज ना 100 रुपए की है और इसको 120 में बेचना है आपने, ठीक है? तो वो तो हो गया, मैंने आपको सामान कॉस्ट पे भेज दिया। कई बारी क्या होता है कि मैं अपने कंसाइनी को बताना ही नहीं चाहती कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं छुपा लेती हूँ। तो मैं उसको बोलती हूँ कि 120 रुपए पे ही बेचना है आपने, इसको 120 ही आपको लिख के दे देती हूँ। दैट इज इनवॉइस प्राइस, जिसमें मैं अपना प्रॉफिट भी जोड़ लेती हूँ। समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। सो गुड्स जो हैं उस आपके परफॉर्मा इनवॉइस में एक तो क्वांटिटी आएगी, एक रेट आएगा, रेट में भी कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस दोनों की एंट्रीज भी अलग अलग आएंगी, बाद में बताऊंगी आपको। और दूसरा उसके अंदर आएगा एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू गुड्स। जैसे मान लो मैं आपको भेज रही हूँ तो रास्ते में फ्रेट भी मैं पे कर रही हूँ और इंश्योरेंस भी करवा रही हूँ, क्योंकि रास्ते में डर लगता है सामान खराब ना हो जाए। तो वो सब खर्चे जो मैं उस सामान को आप तक भेजने के लिए कर रही हूँ वो भी मैं उसमें जोड़ देती हूँ। और मिनिमम सेलिंग प्राइस भी मैं डिफाइन कर देती हूँ उसके अंदर कि आपने इससे कम में नहीं बेचना है। कई बार इनवॉइस प्राइस में भी मैंने बता दिया आपको कि इसका 120 रुपए का रेट है और 150 में बेचना है। मैं आपसे कॉस्ट तो छुपा गई हूँ, क्योंकि 100 रुपए की कॉस्ट है। वो इसलिए छुपाई कि मेरे को ज्यादा पे आपको मार्जिन ना देना पड़े, कहीं मैं कह दूं कि इतना प्रॉफिट है तो सामने वाला सोचे हम अपना बिजनेस कर लेते हैं, या ज्यादा कमीशन डिमांड कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी वजह से मैं अपनी कॉस्ट छुपाना चाहती हूँ, तो मैं उसको 120 पे भेज के भी आपको कह सकती हूँ कि 150 से कम में इसको नहीं बेचना है। दैट इज मिनिमम सेलिंग प्राइस। क्लियर? वो भी उस डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा। दिस डॉक्यूमेंट एक्ट्स एन एविडेंस ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स। ये हमारा एविडेंस होता है कि हमने सामान भेज दिए हैं हमारे यहाँ से। इट्स फॉर्मेट रिसेंबल्स दैट रेगुलर इनवॉइस। मिलता जुलता होता है ये इनवॉइस से, बस इसमें थोड़ी सी चीजें जैसे सेलिंग प्राइस लिख दिया, एक्सपेंसेस लिख दिए, वो सब कुछ एक दो चीजें और डल जाती हैं, अदरवाइज इसका फॉर्मेट इनवॉइस की तरह ही होता है। ठीक है? यस मैम।
तो देखिए इसका फॉर्मेट आपने ध्यान से देखना भी है और याद भी करना है। एक बात याद रख लेना, आप प्रोफेशनल पढ़ रहे हो, कभी भी मैंने आपको पहले भी बोला, क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट की प्रैक्टिस जरूर करो। कोई फॉर्मेट पेपर में ऐसे रफ नहीं बना देना, भी लाइनें लगा दी और हमारा आंसर ठीक होना चाहिए, बाकी का क्या फर्क पड़ता है। ये गलती नहीं करनी है। बहुत बच्चे जितनी जल्दी इसकी प्रैक्टिस कर लोगे उसके नंबर आपके, कई बार बच्चों के एग्जाम में ना क्लियर होने या कम नंबर आने के ये रीजन होते हैं कि वो फॉर्मेट फॉलो नहीं करते। तो मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्मेट ठीक होना इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी। तो आपने जैसे ये देखो, परफॉर्मा ऊपर लिखा है, परफॉर्मा इनवॉइस मतलब परफॉर्मा है ये, XYZ क्लॉथ मर्चेंट आपका नाम आएगा ऊपर, और लिख दिया ऊपर परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस से ही हमें पता चल जाएगा कि ये कंसाइनमेंट पे सामान भेजने का फॉर्मेट है। तो हम यहाँ लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू, किसको भेज रहे हैं हम, यहाँ ये जरूरी लिखना है, गुड्स सेंट ऑन। फॉर्मेट में मैं बता रही हूँ, एक डॉट की भी गलती नहीं करनी है आपने, पहले फॉर्मेट अच्छे से तैयार करना है, फॉर्मेट नहीं गलत करना। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कमल गारमेंट्स, 80A नेहरू रोड गुवाहाटी, और उसका पिन कोड जिसको भी भेज रहे हो, मतलब आप फॉर्मेट ठीक होना चाहिए, एड्रेस तो कोई भी लिख सकते हो। यहाँ डेट, किस डेट को आप डिस्पैच कर रहे हो वो डेट आ जाएगी। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट जैसे हमारे जर्नल में आते हैं वैसे ही, या इनवॉइस में, सॉरी, जो हम मार्केट से इनवॉइस खरीदते हैं तो उसमें ऐसे ही लिखा होता है ना, याद देखा होगा आप कभी, कोई बिल उठा के देखना कि 1200 शर्ट्स हम भेज रहे हैं, टी शर्ट्स एट द रेट ऑफ 1000 ईच, तो 12 लाख हो गए इधर। 500 फॉर्मल शर्ट्स एट द रेट ऑफ 800, तो 4 लाख हो गए, टोटल 16 लाख हो गए। ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या कहा था, क्वांटिटी भी आ गई और कॉस्ट भी आ गई, सब कुछ आ गया। हम्म। हाँ जी बच्चे। यस मैम। Yes, ma'am. और दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, उसके अंदर Yes, उसके ma'am. चार्जेस जुड़ेंगे। चार्जेस जैसे मैंने पैकिंग कराई, 25,000 पैकिंग के लगे, 42,000 कैरेज के लगे, 13,000 इंश्योरेंस के लगे रास्ते में, टोटल 80,000। तो गुड्स डिस्पैच, यहाँ पर देखो डिस्पैच की वाइड AWB नंबर, ये नंबर होता है जैसे हम कोरियर वाले का नंबर देते हैं ना, या फिर अगर रजिस्टर्ड करवाते हैं, पोस्ट करवाते हैं, कोई भी नंबर उसके अंदर होता है। डेट भी बता दी हमने और उसका टोटल आ गया। नीचे E&OE लिखना जरूरी है, ये होती है एरर, अगर कुछ है तो बाद में ठीक हो जाएगी, ये मतलब होता है। अहमदाबाद आपके सिटी का नाम आ गया। ठीक है। और यहाँ पर आपका अपना स्टैंप लगेगी कंपनी की, अगर XYZ क्लॉथ मर्चेंट है सूर्य, और आपका यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको ये परफॉर्मा इनवॉइस। यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अब आगे है दूसरा डॉक्यूमेंट हमारा, अकाउंट सेल। अकाउंट सेल जो है पीरियोडिकली भेजनी है, ऐसा नहीं है कि हर सेल के बाद हमने भेजनी है। महीने का या क्वार्टर का जो भी हमारा आपस में डिसाइड होगा कि इतने टाइम के बाद आप मुझे अकाउंट सेल भेज दोगे, वो पीरियोडिकली भेजी जाती है। और वो भेजता है कंसाइनी कंसाइनर को, क्योंकि वो एक एडवाइस होती है कि हाँ बताना होता है, इंफॉर्मेशन होती है कि इतनी चीजें सेल हो गई हैं। ठीक है, क्लियर। यस तो मैम। Yes, ma'am. देखो, जो हमने परफॉर्मा इनवॉइस बनाना है वो सिर्फ उस टाइम बनेगा जब आप सामान भेज रहे हो, चाहे आप महीने बाद भेज रहे हो, चाहे आप 4 महीने बाद भेज रहे हो, चाहे आप 5 महीने बाद भेज रहे हो, सिर्फ उसी टाइम वो परफॉर्मा इनवॉइस बनेगा। अकाउंट सेल पीरियोडिकली बनेगी, वो डिसाइड होता है आपस में कि हाँ इतने पीरियड के बाद भेज देना। तो और ये कंसाइनी भेजता है कंसाइनर को। इसके अंदर क्या क्या रहती हैं ट्रांजैक्शंस जो है, कंसाइनी भेजता है, एक तो जो उसने सेल करी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, सेल के कितने पैसे आए, कितने पैसे उसने रिलीज कर लिए, उसमें से उसका कमीशन कितना बनता है, उसने खर्चे कितने किए सेल करने के लिए कंसाइनमेंट से रिलेटेड, और कितने पैसे वो दे चुका है उसमें से उसको, कंसाइनी को, कंसाइनर को। एनी अदर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया या कुछ इस तरह की एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन कुछ हुई, तो वो भी उसमें बतानी है, सारी डिटेल्स लिख के पीरियोडिकली हमने स्टेटमेंट भेजते रहना है कंसाइनर को। ये जस्ट एक स्टेटमेंट है, बाकी एंट्रीज तो हमारी रूटीन में होंगी होंगी। ये दो डॉक्यूमेंट सिर्फ एविडेंस के लिए होते हैं। ठीक है।
इट इज द पोस्ट सेल डॉक्यूमेंट। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट सेल के बाद ही आपका एमसीक्यू बनता है कि ये प्री सेल डॉक्यूमेंट है या पोस्ट सेल। ऑब्वियसली जब आप सेल कर दोगे तो उसके बाद ही बताओगे ना कि इतनी सेल हो चुकी है। ठीक है। जो फॉर्मली कन्वे करता है, वैसे तो हम फोन पे भी बता सकते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट एविडेंस बन जाता है और फॉर्मली कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है। ठीक है। द कंसाइनर इसको रिकॉर्ड में रख लेता है और अपनी बुक्स में उसके बेस पे एंट्री करता है, क्योंकि कोई भी एंट्री अपनी बुक्स में हम बिना डॉक्यूमेंट के नहीं कर सकते, वर्बल कोई एंट्री नहीं कर सकते। ऑडिटर सबसे पहले मांगता है कि इसका डॉक्यूमेंट दो, इसका एविडेंस दो। तो आपके दोनों एविडेंस ये रहेंगे ही रहेंगे। जब तक आपको कंसाइनी अकाउंट सेल की स्टेटमेंट नहीं भेजता, आप अपनी बुक्स में सेल नहीं मानोगे, उसको नहीं लिखोगे, एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. अब इसका फॉर्मेट भी देख लो। अकाउंट सेल फॉर द रिस्ट वॉचेस, किस चीज के लिए हम भेज रहे हैं? रिस्ट वॉचेस के लिए। एंड वॉल क्लॉक, जो भी आइटम आप बेच रहे हो उसका ऊपर लिख दिया। बाय द प्राइम वॉच डीलर, ये डीलर है, एजेंट है। ऑन बिहाफ ऑफ किसके? ये जीएमटी वॉच मेकर्स जो है ये हमारे कंसाइनर है। समझ आ गई? यहाँ कंसाइनी कौन है, कंसाइनर कौन है, फॉर्मेट में लिखना क्या है। नाम आप चेंज कर सकते हो कंसाइनर कंसाइनी का, आइटम चेंज कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट नहीं चेंज करना, लैंग्वेज नहीं चेंज करनी। समझ आ गई? हाँ जी मैम। अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स हैं हमारे पास। ग्रॉस सेल प्रोसीड्स, ग्रॉस सेल का मतलब हमने सामान कितना बेचा। नेट का मतलब होता है उसमें से हम उसकी कमीशन वगैरह लेस करेंगे बाद में। तो पहले ग्रॉस सेल आएगी। मान लो 1050 रिस्ट वॉचेस बेची उसने 2400 रुपए के हिसाब से, ये अमाउंट आ गया। फिर 180 वॉल क्लॉक बेची 600 के हिसाब से, ये अमाउंट आ गया। टोटल इतने, टोटल करके आप नेक्स्ट कॉलम में लिख दिया हमने। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब इसमें से उसने अपने चार्जेस वहां पर हमने ऐड किए थे ना, यहाँ लेस करने हैं जो इसको इसने लेने हैं कंसाइनर से। जैसे अनलोडिंग होता है, जब हमने सामान भेजा था तो हमने तो रास्ते का फ्रेट दे दिया ट्रक वाले को, वहां से उतारने के टाइम जो पैसे खर्च होंगे वो कौन देगा? कंसाइनी देगा। अनलोडिंग एंड कैरेज टू गोडाउन, गोडाउन तक रखवाने का जो उसका खर्चा हुआ। इसके अलावा गोडाउन का रेंट और इंश्योरेंस भी वो दे रहा है, उसका खर्चा भी वो आपसे ही लेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ कमीशन बेस पे काम कर रहा है ना। हम तो मैं उसको गोडाउन का रेंट थोड़ी ना अपनी कमीशन में से निकाल लेगा वो। समझ आई? सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकता है उसने ऐड भी दी हो कोई, उसके खर्चे भी लेगा। अपनी कमीशन लेगा 5%, जैसे मान लो एज्यूम करो, तो जो सेल ग्रॉस सेल थी कमीशन उस पे मिलेगी, वो आ गई आपकी। ये टोटल खर्चे आ गए, ये अपनी सेल में से वो लेस कर देगा। तो नेट सेल प्रोसीड्स आ गई। ग्रॉस में से खर्चे लेस होके क्या बन गया? समझ आ गई यहाँ तक? Net sale. ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और हो सकता है आपने जब कंसाइनमेंट ली हो तो आपस में एग्रीमेंट होता है ना, ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब मैं आपको 20 लाख का सामान भेज रही हूँ, ऐसे तो नहीं भेजूंगी, तो कुछ एडवांस भी ले लेता है कंसाइनर। तो हो सकता है आपने 10 लाख रुपए जैसे एडवांस दिया था, तो वो हम लेस कर देंगे कि ऑलरेडी हमने इतना एडवांस दे दिया। बैंक ड्राफ्ट नंबर ये था जब हमने भेजा था, या चेक नंबर या आरटीजीएस नंबर, जो भी आपने पेमेंट की होगी, किस डेट को आपने पेमेंट की है, वो 10 लाख आप लेस कर दोगे जो एडवांस दिया हुआ है। तो बैलेंस पेबल कितना हो गया? 13 लाख हो गया। ठीक है। हो सकता है अब आप इस अकाउंट सेल के साथ भी आप कुछ पैसे भेज रहे हो, कोई चेक भेज रहे हो, कोई बैंक ड्राफ्ट भेज रहे हो, तो वो अमाउंट रेमिटेड हो गया। जो आप करंट भेज रहे हो वो भी 10 लाख लेस हो जाएगा। तो बैलेंस कितना बच गया हमारा? 3 लाख हमने और देना है। क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. ये E&O न्यू दिल्ली, ये तो सेम रहेगा हर जगह पे। यहाँ पर आएगा फ्रॉम प्राइम वॉचेस डीलर, अब डीलर का नाम नीचे आ जाएगा और उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। तो आपको सारा ड्राफ्ट अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, क्लियर? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस है दोनों में। कंसाइनमेंट जो है वो एक्सपेंशन के लिए यूज किया जाता है और ये प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी है, तो जरूरी है, सेल के बिना तो कोई बिजनेस होगा ही नहीं। ठीक है। और ये जो है दो एंटिटीज के बीच में होती है, और ये हर एक कमर्शियल, और ये जो है, सॉरी, दोनों कुछ एंटिटीज कंसाइनमेंट करती हैं, कुछ नहीं करती।
पर सेल तो सभी करेंगे ना, सेल के बिना तो कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सेल के लिए ही काम करती है। इसमें मेन दो पार्टीज होती हैं, कंसाइनर एंड कंसाइनी। इसमें बायर एंड सेलर होते हैं। इसमें जो रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल एजेंट का होता है, इसमें डेटर क्रेडिटर का होता है। ठीक है, इसमें सारा रिस्क जो है वो ओनरशिप एंड रिस्क किसका रहता है, कंसाइनर का। ठीक है, वो कंसाइनी को पास नहीं होता है, लेकिन इसमें ओनरशिप एंड रिस्क दोनों पास हो जाते हैं बायर को। जैसे ही आपने सामान बेचा, रिस्क भी बायर का है और ओनरशिप भी बायर की है। क्लियर है ना? यस मैम। अब इसमें एक्सपेंसेस जो है वो कंसाइनर करता है। इसमें जो है आफ्टर सेल के एक्सपेंसेस जो है वो सारे बायर करता है, लेकिन उससे पहले के सेलर करता है। ठीक है, गुड्स में भी सेंट ऑन कंसाइनमेंट इधर एट कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस। किसी पे भी हमने ऊपर पढ़ा था ना, कॉस्ट पे भी भेज सकते हैं, इनवॉइस प्राइस पे भी। लेकिन इसमें कोई दो प्राइस नहीं होते, एक ही प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस, जिसपे हम बेच रहे हैं। और हमेशा वो कॉस्ट से ऊपर ही होता है, कॉस्ट से कम तो बेच नहीं सकते हम, नुकसान हो जाएगा। इसमें जो है डॉक्यूमेंट बनता है परफॉर्मा इनवॉइस, और इसका डॉक्यूमेंट होता है सेल इनवॉइस। क्लियर है? इसमें कंसाइनी वापस कर सकता है सामान अगर उसका नहीं बिका, लेकिन बायर जो है वो सामान यूजली वापस नहीं कर सकता जब तक कि वो पहले से बात खुली हो, म्यूचुअली एग्रीमेंट होना चाहिए कि अगर सामान पसंद नहीं आएगा तो वापस। नहीं तो ज्यादातर केसेस में सेलर सामान वापस लेता नहीं है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अब हमारी आती है इसकी अकाउंटिंग के लिए ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं। पहली ट्रांजैक्शन है हमारी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पहला काम कब कंसाइनमेंट शुरू होगी, जब मैं सामान आपको भेज रही हूँ, तो उसको हम जब क्या बोलेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर? अब इसमें कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेज रहा है, किस लिए भेज रहा है, ताकि वो सेल कर सके उसको। गुड्स फिजिकली ट्रांसफर हो गई, बट ओनरशिप और रिस्क किसका रहेगा, कंसाइनर कंसाइनर। का। ठीक है, कंसाइनर का मैम। बिल्कुल। ट्रांजैक्शन जो है वो कंसाइनर की बुक्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन कंसाइनी की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो जब सेल करेगा तभी एंट्री करेगा। एज गुड्स आर सेंट आउट ऑफ रेगुलर स्टॉक ऑफ गुड्स, तो हमें एडजस्टमेंट करनी है। कंसाइनर जो है किससे लेस करोगे आप, अपने ट्रेडिंग अकाउंट से, अपने परचेज अकाउंट से, क्योंकि जो मैंने सामान भेजा आपको, कहाँ से भेजा, मैंने खरीदा होगा तभी भेजा ना आपको। समझ आई आपको? यस मैम। तो मैं अपनी यस। परचेजेस को लेस करूंगी उसमें से। ठीक है, और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है उसको दो रेट पे भेज सकते हैं हम, या तो कॉस्ट प्राइस पे जिसको हम सीपी बोलते हैं, या इनवॉइस प्राइस पे जिसको हम आईपी बोलते हैं। आईपी क्या होता है, इसमें कुछ पैसा हम लोड डाल देते हैं। लोड या मार्जिन एक ही बात है, मतलब मैंने कॉस्ट में ऑलरेडी कुछ पैसा अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लिया, यानी 100 रुपए की कॉस्ट थी, और आपको मैंने इनवॉइस प्राइस लगाया 120 का, तो 20 रुपए का लोड या मार्जिन मैंने ऑलरेडी बीच में रख लिया। आपको भी नहीं पता इस चीज का, लेकिन मुझे तो पता है ना। समझ आई आपको ये बात? यस मैम। यस मैम। ये ध्यान रखना, इस पे बाद में एडजस्टमेंट आएंगी। अब आता है एडवांस बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। जैसा अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था कि वो 10 लाख रुपए एडवांस देता है, क्योंकि इतना सामान जब मैं आपको भेज रही हूँ तो मुझे भी तो कोई गारंटी चाहिए, कल को लेके ही भाग जाए कोई, तो मैं एक भी पर्सन भाग गया तो मेरा तो हो गया ना काम, मेरा तो सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। तो इट इज वेरी रिस्की वर्क टू गिव द आवर प्रोडक्ट्स टू द अदर फॉर सेल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ एडवांस ले सकते हैं। तो कंसाइनर यूजली सेंड गुड्स टू कंसाइनर आफ्टर रिसीविंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एडवांस फ्रॉम द कंसाइनी। सो ये एडवांस जो है वो बैंक ड्राफ्ट से दिया जा सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज से दिया जा सकता है, चेक से दिया जा सकता है। बाद में हम इस पैसे को एडजस्ट कर लेते हैं जब हम वो सामान सेल करते हैं। समटाइम्स एज पर एग्रीमेंट बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी, कुछ सिक्योरिटी होती है एक तरह से, मतलब एडवांस वर्ड दो चीजें होती हैं। एक तो एडवांस हो गया कि मैंने आपको सामान भेज रही हूँ, एक होता है सिक्योरिटी मनी,
कि मैं आपको अपना कंसाइनी ही तब बनाऊंगी जब आप मुझे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दोगे, कॉशन मनी दोगे, ताकि मेरे पास कुछ तो आपका रहेगा ना हमेशा के लिए। वो फिर मैं हर कंसाइनमेंट पे आपसे एडवांस नहीं लूंगी, वही पैसा मेरे पास हमेशा पड़ा रहे। ठीक है, समझ आ गई आपको? हाँ? यस मैम। So, in such case, the security deposit or cautious money in proportion to any unsold stock is retained by the consignor and is required to carry forward for the next accounting period. तो वो हमेशा बस लगा लो, मान लो 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी कई लोग लेते हैं, बिजनेस जब हम कोई भी करते हैं तो सिक्योरिटी लेते हैं, वो 5 लाख पड़े ही रहेंगे मेरे पास ही हमेशा आपके, फिर हम बिजनेस आराम से कर सकते हैं। कल को आप मतलब कोई भी कंसाइनी अगर फ्रॉड करता है तो कम से कम 5 लाख तो उसके पड़े ही है ना हमारे पास। या फिर हम हर एक कंसाइनमेंट पे एडवांस दे सकते हैं, वो हर बारी एडजस्ट करते रहेंगे। फर्क क्या है दोनों में? सिक्योरिटी हर बारी एडजस्ट नहीं होगी, लेकिन जो एडवांस दिया है वो एडजस्ट हो जाएगा अकाउंट सेल में। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अब आता है तीसरा पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। ऑब्वियसली एक्सपेंसेस जो है होंगे ही होंगे, और एक्सपेंसेस दोनों में से कोई भी कर सकता है, डिपेंड करता है एक्सपेंसेस कहाँ हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। तो जैसे मान लो मैंने सामान भेजना है आपको, तो फिर मैं तो यहाँ से मैं ही करूंगी खर्चा, कैरेज दूंगी, फ्रेट दूंगी, पैकिंग करूंगी, उसको लोड करवाऊंगी ट्रक में। अगर फॉरेन में हम कंसाइनमेंट भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी दूंगी, और रास्ते के लिए इंश्योरेंस करवाऊंगी। ये सब खर्चे तो कंसाइनर ही करेगा ना। ठीक है, यस मैम। और ये नॉन रेकरिंग होते हैं। जो आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, नॉन रेकरिंग कौन से होते हैं? जो कभी कभी जो होते हैं, मैम बार हमेशा बार नहीं। नहीं होते। हाँ, तो ये सिर्फ तब होंगे जब हम कोई कंसाइनमेंट भेज रहे हैं, तो इसलिए ये नॉन रेकरिंग नेचर के हैं। और इसको वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक लाइंग विद इन कंसाइनी जो है उसमें कंसीडर किया जाता है। ये बात हमेशा याद रखना कि कौन से खर्चों को हमने कंसीडर करना है, क्योंकि जब आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी होगी या एबनॉर्मल लॉस निकालना होगा, तो ये सब बातें आएंगी कि कौन से खर्चों को जोड़ना है और कौन से खर्चों को नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि कंसाइनर के सारे खर्चे जोड़ने हैं हमने, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालते हुए, या एबनॉर्मल लॉस निकालते हुए, या गुड्स इन ट्रांजिट निकालते हुए। तीन चीजों की कैलकुलेशन आएगी आगे आपके पास। अनसोल्ड स्टॉक जो कंसाइनी के पास पड़ा है, या रास्ते में है सामान, कंसाइनर ने भेज दिया अभी कंसाइनी के पास नहीं पहुंचा, या फिर एबनॉर्मल लॉस, कोई लॉस हो गया, चाहे गोडाउन में आग लग गई, या रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीजों के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपने कंसाइनर के सारे खर्चे उसमें जोड़ने हैं। क्लियर? यस मैम। अब आगे आता है Yes. एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। कंसाइनी कौन से खर्चे करेगा? ठीक है, जो करेगा तो सही, लेकिन वो खर्चे रिकवर भी कर लेगा कंसाइनर से। ऑब्वियसली आपके पास सामान आया, आपने खर्चे कर दिए, पर आप तो बेचने का कमीशन ले रहे हो ना, बाकी खर्चे थोड़ी नहीं करोगे। तो वो खर्चे आप कंसाइनर से यानी कि मेरे से ले सकते हो। अब कंसाइनर does not reimburse such expenses to the consignee rather than these are adjusted। अब वो reimburse नहीं करेगा उसको। reimburse का मतलब क्या है यहाँ पर? कि पैसे नहीं, आपने खर्च किया, मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, बट आप एडजस्ट कर सकते हो। जब आप अपनी अकाउंट सेल भेजोगे मुझे, उसमें से अपने पैसे काट सकते हो, कैश नहीं मिलेंगे। समझ गए आपको reimburse का मतलब? ठीक है, तो जब सामान बेचोगे उसमें से आप एडजस्ट कर लोगे अपनी कमीशन भी और अपने खर्चे भी। ठीक है, यस मैम। अब आता है, इसके तो सारे खर्चे नॉन रेकरिंग के थे, हमने पढ़ लिया था। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि कंसाइनर का कोई दिमाग में डाउट नहीं रखना है। एक तो उसके खर्चे नॉन रेकरिंग है, एक जुड़ने हैं। कंसाइनी के खर्चे दो तरह के होते हैं, रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। समझ आ गया आपको? हम्म। यस मैम। अब रेकरिंग Yes, खर्चे कौन ma'am. से हैं? देखो, रेकरिंग खर्चे कौन से हैं? जो रूटीन में होते हैं, जैसे गोडाउन का रेंट हर महीने देना ही देना है। ठीक है, सैलरी मैम। समझ गए? बिजली का बिल। हाँ, हाँ, ये सब चीजें रेकरिंग है। दीज आर यूजली इनकर्ड आफ्टर द गुड्स रीच। कब होते हैं ये? आफ्टर द गुड्स रीच, जब सामान पहुंच जाता है कंसाइनी के पास, उसके प्रेमिसेस में
उसके बाद के खर्चे हैं कौन कौन से हैं ये देखो। गोडाउन रेंट, हमने कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चे ही लेने हैं। एक गोडाउन रेंट, ठीक है। दूसरा इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, क्योंकि गोडाउन में सामान बहुत होता है, उसका इंश्योरेंस कराना भी जरूरी है, वो भी रेकरिंग है। तीसरा कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमारी ये पॉलिसी होती है कि हम डिलीवरी चार्जेस कस्टमर से नहीं लेंगे, जब भी सामान बिकेगा तो हम ही भिजवा देंगे, डिलीवर करेंगे उसके घर पे। तो उस केस में हर बारी कैरेज आउटवर्ड आपको ही करना पड़ेगा, कंसाइनी को ही करना पड़ेगा, तो वो भी आपका उसमें रेकरिंग एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस क्या है, जैसे उसने शोरूम बना रखा है उसके जो भी खर्चे, जैसे आप कह रहे हो बिजली का, टेलीफोन का, या कोई वहां पर पर्सन रखा हुआ है, ऑफिस बॉय रखा हुआ है, उसका खर्चा। एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एंड पॉलिसी, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी आप करते हो, उसका खर्चा। सेलमैन कोई रखा हुआ है फर्दर आगे आपने सामान बेचने के लिए, सेल बॉय रखा हुआ है, उसका खर्चा। कमीशन एंड अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे जो हैं कंसाइनी के होते हैं और रेकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं। समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। ये भी आपका Yes, थ्योरी ma'am. का क्वेश्चन बनता है, रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। सबसे पहले नॉन रेकरिंग सिर्फ कंसाइनी करता है, सॉरी कंसाइनर के सिर्फ नॉन रेकरिंग होते हैं, कंसाइनी के रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दोनों होते हैं। रेकरिंग वो है जो उसके पास सामान पहुंचने के बाद होते हैं। अब नॉन रेकरिंग क्या है, जो सिर्फ एक बार ही होते हैं, जनरली पीरियड ऑफ रीचिंग द कंसाइनमेंट, जब आपके पास पहुंचता है उसी टाइम करने होते हैं। कॉमन नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस क्या है, अपलोडिंग चार्ज, अनलोडिंग चार्जेस, जब ट्रक आपके पास पहुंचा तो उसको सामान को उतरवा के गोडाउन में रखवाना है कि नहीं रखवाना? हम्म। Yes, ma'am. तो वो भी तो लेबर Yes, ma'am. लेबर जो लगाओगे वो पैसे लेगा ना, उसको बोलते हैं अनलोडिंग चार्जेस। या अगर आप शिप से भेज रहे हो तो शिप से भी सामान उतरवाओगे तो डॉक चार्जेस हो गए। या शिप से हमें वहाँ जो जैसे हम इंपोर्ट करवाते हैं या एक्सपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट के केस में आपको एक कस्टम ड्यूटी देके वहां से क्लियरिंग कराना पड़ता है, क्लियरिंग चार्जेस हो जाते हैं, कस्टम ड्यूटी हो जाती है। ऑक्ट्रॉय आपको देना पड़ सकता है, जैसे मान लो आपका सामान फॉरेन से आ रहा है, चाहे वो बाय एयर आ रहा है या शिप से आ रहा है, वहां से आपने क्लियरिंग चार्जेस भी दे दिए, कस्टम ड्यूटी भी दे दी, उसके बाद वहां से सामान लेके आप अपने गोडाउन तक आओगे, वो थोड़ी ना कंसाइनर जो फॉरेन में बैठा है वो देगा। उसने कौन से पैसे दिए, जो उसने अपनी फैक्ट्री से वहां के शिप तक पहुंचाया सामान, वो चार्जेस तो उसने दे दिए, लेकिन यहाँ के शिप से लेकर आप जब अपने गोडाउन तक सामान लाओगे, वो कैरेज फेयर और फ्रेट तो सब आपको ही देना पड़ेगा ना, ठीक है। यस मैम। अप टू गोडाउन, गोडाउन तक पहुंचाने तक का खर्चा सारा आपको देना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ। या जैसे मान लो मैंने यहाँ से बस में भिजवा दिया या कुछ ऐसे ट्रेन में मालगाड़ी पे सामान भिजवा दिया, मालगाड़ी का फ्रेट तो मैंने दे दिया, वहां से रेलवे स्टेशन से अपने गोडाउन तक लेके जाओगे, वो फ्रेट तो आप ही दोगे ना, समझ गए? फॉर द यस मैम। पर्पस ऑफ वैल्यूएशन Yes, ऑफ ma'am. अनसोल्ड। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो अनसोल्ड कंसाइनमेंट की या अनसोल्ड स्टॉक की या नॉर्मल लॉस की या गुड्स इन ट्रांजिट की जब आप कैलकुलेशन करोगे, वहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ कौन से खर्चे जोड़ने हैं, नॉन रेकरिंग कंसाइनर के में। एक्सपेंसेस। नहीं बेटा, कंसाइनी के भी जोड़ने हैं, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस जोड़ने हैं। मैम जो कंसाइनर के सारे खर्चे होते हैं वो मैम बाद में कंसाइनर से चार्ज करेगा। हाँ तो वही तो बता रहे हैं, अकाउंट सेल से रिम्बर्स नहीं होंगे, ये तो पढ़ा हमने। रिम्बर्स नहीं होंगे, यस। जब आप अकाउंट सेल भेजोगे ना, उसमें जो आपने सेल किया उसमें से एडजस्ट कर लोगे ना, माइनस कर ओके। दो, ठीक है। तो कौन Yes, से ma'am. खर्चे जोड़ने हैं हमने कैलकुलेशन में, ये हाईलाइट करके रख लो। कौन से खर्चे जोड़ने हैं? नॉन रिकरिंग मैम। हाँ हाँ जी, सब Non-recurring, बोलेंगे। ma'am. हाँ, ये बाद में किसी ने गलती की तो फिर देख लेना, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस जोड़ने हैं सिर्फ, ठीक है। यस अब Yes, मैम। आती है, ma'am. अब आती है हमारे पास Yes, ma'am. कंसाइनमेंट सेल। एज पर कंसाइनमेंट कंट्रैक्ट, गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, कंसाइनर ने भेज दिए, कंसाइनी के पास पहुंच गए, अब कंसाइनी क्या करेगा, उसको बेचेगा। और क्या करना है, उसने अपने घर तो ना रखने हैं, ठीक है।
तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से गुड्स सेल करेंगे, कंसाइनी गुड्स सेल करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर, ठीक है। सच सेल फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस, ठीक है। द सेल में बी मेड ईदर ऑन कैश बेसिस। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास सामान आ गया और आपने बेच भी दिया, वो मेरा रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू किसका हुआ? रेवेन्यू तो मेरा होगा ना वो, ठीक है, कंसाइनमेंट बिजनेस का। अब सेल आप कैश भी कर सकते हो, आप उधार भी कर सकते हो, ये भी बात याद रखना, ठीक है। अब क्योंकि पहले ये होता था कंसाइनमेंट में ज्यादातर कैश सेल होती थी, लेकिन अब अगर कस्टमर लेने को तैयार ही ना होगा, बिकेगा नहीं ना सामान, तो आजकल तो कस्टमर राजा है ना, तो हमें उसकी सारी बात माननी पड़ती है। तो फिर आप उस सामान को उधार भी बेच सकते हो, आप कैश भी बेच सकते हो, ठीक है। जब आप कैश सेल करते हो, ये बात याद रखना, जब आप कैश सेल करते हो तो आप दोनों की बुक्स में एंट्री करोगे, कंसाइनर की बुक्स में भी और कंसाइनी की बुक्स में भी। हाउएवर जब क्रेडिट सेल होती है आपकी, तो वो आपकी डिपेंड करती है आपने कंसाइनर की बुक्स में करनी है या नहीं करनी, और वो एंट्री डिसाइड करने के लिए एक कमीशन होती है, डेलक्रेट कमीशन। डेलक्रेट कमीशन आगे आएगी, मैं आपको बता देती हूँ। अब आप उधार सेल कर रहे हो, ठीक है, मैंने आपको सामान भेज दिया, आपको परमिशन भी दे दी, आप उधार सेल कर लो, ठीक है, और मैं आपको नॉर्मल कमीशन दे रही हूँ, तो ठीक है, उधार सेल करिए और कैश सेल करिए, दोनों की एंट्री मैं भी करूंगी, आप भी करोगे, कहानी खत्म, ठीक है। यस मैम। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है भाई, तुम उधार सेल कर रहे हो और कल को डेटर भाग जाए, वो पैसे ना दे, ठीक है, और आप एफर्ट्स भी ना करो, आपको लगे, आप कहो कि मैं तो बैड डेट में डाल दूंगा, नहीं पैसे आएंगे तो मेरे को क्या जरूरत है सिरदर्दी लेने की, पैसे आए ना आए, दे जाएगा तो मैं मैडम को दे दूंगी, नहीं आएंगे तो नहीं सही। भाई उसमें मैं तो रिस्क में आ गई ना, क्योंकि आपको तो अपनी सेल पे कमीशन मिल गया और उसके बाद पैसे डूब गए, तो वो किसके? मेरे। यस मैम। अब उस चीज से Yes, बचने ma'am. के लिए, उस चीज से बचने के लिए मैं आपको ये कहती हूँ, भाई मेरे से डेलक्रेट कमीशन ले लो। नॉर्मल कमीशन मान लो 5% है, उसके ऊपर मैं 2% और एक्स्ट्रा कमीशन आपको दे दूंगी, पर ये क्रेडिट सेल की जिम्मेदारी आप ही लो। आप अगर बेच रहे हो तो पैसे भी खुद ही लेना, मेरे को तो पूरे पैसे दे देना, मैं उसके ऊपर आपको अलग से कमीशन दे दूंगी। तो उसमें क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन मिल गई कि मुझे एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है, और आप अब डेटर से पैसे भी निकलवाओगे। आप, क्योंकि वो आपको जानता है ना पर्सनली, तो आपने सेल करी है, मेरे को थोड़ी ना जानता है। समझ आई आपको ये बात? यस मैम। अब मैं आपको Yes, डेलक्रेट ma'am. कमीशन इसलिए दे रही हूँ, देखो जैसे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट होता है ना, नॉर्मल कमीशन तो मैं आपको दे रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आप मेरी सामान बेच रहे हो। डेलक्रेट कमीशन मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप लोगों से पैसे भी खुद ही ले रहे हो, मेरे को तो पूरे पैसे दे रहे हो, अपने आप देख लेना आप। तो जिम्मेदारी बेड डेट की भी आप ले रहे हो, तो उसमें आप सिरदर्दी लोगे ना फिर कि हाँ पूरे पैसे लेने ही लेने हैं अब मैंने। तो उस चीज से बचने के लिए कंसाइनर कंसाइनी को एक एक्स्ट्रा कमीशन देता है, जिसको डेलक्रेट कमीशन बोलते हैं। अब अगर आप डेलक्रेट कमीशन दे रही हूं मैं आपको, तो फिर मेरे लिए तो आप जब सेल कर रहे हो तो फिर तो दोनों की बुक्स में आएंगी, ठीक है, समझ आई आपको? यस मैम। फिर Yes, तो जब ma'am. अगर मैं डेलक्रेट कमीशन दे रही हूँ, तो कैश सेल और उधार सेल में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, आप कैश बेचो आप उधार बेचो, मेरे को तो पैसे मिल ही जाने हैं, ठीक है। यस मैम। Sale proceeds are generally collected by the consignee and then reimbursed to the consignor at the end of specific period after making necessary adjustments like expenses। ये तो वही है कि हम सेल प्रोसीड्स बाद में भेजते हैं। अब आता है हमारी कमीशन की बारी। कमीशन क्या है? कंसिडरेशन फॉर विच कंसाइनी एक्ट एन एजेंट फॉर द कंसाइनर। आप एजेंट बन रहे हो, उसके लिए आपको कमीशन दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड कमीशन। कंसिडरेशन दिया जा रहा है आपको आपके काम के लिए, क्योंकि आप एजेंसी खोल रहे हो वहां पर अपने शहर में। सुनते हैं ना हम, ये उसकी एजेंसी है, ये उसकी एजेंसी है, खासकर ये गाड़ियों की तो सारी एजेंसीज ही होती हैं,
जो बड़ी Yes, बड़ी ma'am. गाड़ी होती है ना। सो इट इज टू बी Yes. नोटेड दैट कमीशन इज नॉट डायरेक्टली पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। ठीक है, इट सबसे पहले आपको ने नोट क्या करना है कि हम कमीशन कैश में नहीं, आपको कुछ भी मिलेगा, मैं कुछ नहीं देने वाली आपको कैश। आपने वो सब एडजस्ट करना है कहाँ से, अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स द कंसाइनर। जब आपने मेरा सामान बेचा, उससे जो पैसे आए आपको, उसमें से आप अपनी कमीशन भी काट लोगे, अपने खर्चे भी काट लोगे, मैं कुछ कैश नहीं देने वाली आपको। और वो अमाउंट, वो कौन सी स्टेटमेंट होती है, अकाउंट सेल की। क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. अब है कमीशन इज एसोसिएटेड विद कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट। 3 टाइप की कमीशन होती है। कितनी तरह की कमीशन होती है? 3 तरह की बोलो। मैम। हाँ, 3 तरह की 3 types, कमीशन ma'am. होती है। पहली है ऑर्डिनरी कमीशन, जो हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं उसको क्योंकि आप रेगुलर एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं। आपने मेरे से सामान मंगवाया, मैंने भेज दिया, आपने बेच दिया। जितना सामान आपने अनलोड कराया, उसको रखा गोडाउन में, फिर बेचा, जितना बेचा उसकी आपने अकाउंट सेल बनाई, अपना ग्रोस सेल में से अपने सारे खर्चे लेस की और मेरे को भेज दिए, दैट इज नॉर्मल कमीशन। ठीक है। Yes, ma'am. दूसरी है डेलक्रेट कमीशन। डेलक्रेट कमीशन मैं आपको कब देती हूँ, जब मैं उधार सेल का रिस्क आपको दे रही हूँ, अपना रिस्क ट्रांसफर कर रही हूँ आपको। भाई उधार सेल कर रहे हो आप, पैसे बैड डेट भी हो सकते हैं। रिस्क क्या है उधार सेल में? बैड डेट का रिस्क है, या फिर डिस्काउंट देना पड़ सकता है डेटर को, कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, यही रिस्क है ना उसमें, उधार सेल में। Yes, ma'am. तो अब मैं अपना रिस्क Yes, जो ma'am. है, अब मैं इतनी सिरदर्दी नहीं ले सकती कि हर एक शहर में जाऊं और कलेक्शन करूं, या बैड डेट हो जाएंगे तो फिर वो भी मेरी सिरदर्दी है। मैं वो अपना सारा का सारा रिस्क आपके ऊपर डाल देती हूँ। भाई आप ही देखो बेचना है कि नहीं बेचना, अगर बेचना है तो फिर आप ही कलेक्शन करना, और कोई पैसे नहीं दे रहा तो भी आप ही को देखना पड़ेगा। मैं आपको एक एक्स्ट्रा कमीशन दे दूंगी, जिसको बोलते हैं डेलक्रेट कमीशन, इस सब काम के लिए कि आप पैसे भी इकट्ठे कर लो और उसको बैड डेट भी ना होने तो, उस रिस्क को भी खत्म कर दो। इट इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन ग्रोस सेल। देखो अब ये बात समझ आ गई कि डेलक्रेट कमीशन क्यों दे रही हूँ मैं, रिस्क ट्रांसफर Yes, कर रही हूँ ma'am. अपना क्रेडिट सेल का, बैड डेट का रिस्क ट्रांसफर कर रही हूँ, कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिस्क ट्रांसफर कर रही हूँ। ठीक है। और Yes, ma'am. अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको किस पे कैलकुलेट करेंगे, डेलक्रेट पे, सिर्फ उधार सेल पे या सारी पे? तो यूजली हम सारी पे करते हैं, क्योंकि अगर मैं ये कह दूं कि उधार सेल पे ही दूंगी तो फिर क्या होगा, फिर आप कहोगे कि सारी ही उधार सेल करती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को तो कमीशन ही उधार पे मिलना है, डेलक्रेट, तो मेरे को 2% और मिल जाएगा, अपने आप देखी जाएगी, पैसे आ जाएंगे। या फिर आप मान लो अपने दोस्त को बेच रहे हो, आप कहते हो यार उधार ले ले 2 दिन बाद, मैं उधार एंट्री कर देती हूँ, पैसे आज दे दियो, लेकिन मैं दिखा बुक्स में ये रही हूँ कि मैं आपको उधार बेच रही हूँ, क्योंकि ऐसा करने से आपको कमीशन ज्यादा मिलेगी। तो उस सारे टंटे से बचने के लिए हम एक ही बात खत्म कर देते हैं कि आपको सारी सेल पे मिल जाएगा, चाहे आप उधार करो चाहे आप कैश करो। तो फिर आपको वो सब चीजें सोचनी नहीं पड़ेंगी, आप कहोगे ठीक है कम से कम मैं उधार बेचूंगा, क्योंकि रिस्क भी मेरा है, कलेक्शन भी मुझे करनी है। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, आगे भी ma'am. पढ़ो, आगे भी पढ़ो, लास्ट लाइन, अनलेस एंड अदरवाइज एग्रीड अपॉन। अनलेस एंड अदरवाइज एग्रीड अपॉन का मतलब क्या है, कि मान लो मैं ये कहती हूँ कि नहीं नहीं मैंने नहीं सारे पे देना, मैं तो सिर्फ उधार पे दूंगी, और आपने भी कहा ठीक है, तो वो तो हमारी आपस की एग्रीमेंट है ना। अगर हमने एग्रीमेंट में ही लिख दिया कि मैं आपको उधार सेल पे डेलक्रेट कमीशन दूंगी, तो मैं सिर्फ उधार पे ही दूंगी। लेकिन जनरली ये माना जाता है कि हम अगर कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में तो आप ग्रोस सेल पे दोगे, लेकिन अगर लिखा हुआ है कि आपने उधार सेल पे देना है तो आप सिर्फ उधार पे दोगे, नहीं लिखा हुआ तो ग्रोस पे दोगे। क्लियर? Yes, ma'am. अब Yes, आती है ma'am. तीसरी टाइप की कमीशन, जो है हमारी ओवर राइटिंग कमीशन। ओवर से नाम पता चल रहा है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कमीशन हम दे रहे हैं अबव द ऑर्डिनरी कमीशन। इसको भी हम स्पेशल कमीशन बोलेंगे डेलक्रेट की तरह। पर डेलक्रेट हम किस लिए दे रहे थे, क्रेडिट सेल के रिस्क को खत्म करने के लिए, बैड डेट के रिस्क को खत्म करने के लिए, कलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी Yes, के ma'am. रिस्क को खत्म करने के लिए।
ओवरराइडिंग कमीशन हम किस लिए दे रहे हैं कंसाइनी को, कि वो प्री डिटरमाइंड सेलिंग प्राइस पे सामान बेचे और सेल टारगेट से ज्यादा सामान बेचे। देखो मेरा किसमें फायदा है, मैंने आपको कहा कि 150 का ये चीज देनी है। कई बार क्या होता है कि हम ना रेंज बना देते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको कह दिया 150 की चीज बेचनी है, आपकी 150 में नहीं बिक रही, आप बेचोगे ही नहीं, तो मेरा तो उसमें भी नुकसान ही है। फिर मैंने कहा कि 140 से लेकर 150 तक की रेंज रख लो, जितने में कस्टमर मान जाए बेच देना। अब आपको तो अपनी कमीशन चाहिए, आप क्यों 150 में बेचोगे, आप तो कहोगे ले जाओ 140 में, उसमें भी मेरा नुकसान है। समझ रहे हो इस बात को? यस मैम। अब मैंने कहा कि बेटा 140 से 150 की रेंज है, 140 तक बेचोगे आपको नॉर्मल कमीशन मिलेगा, 140 से ऊपर जितना भी बेचोगे आपको उसके ऊपर अलग से कमीशन मिलेगा, ओवरराइडिंग। तो अब हो गया आपका इंसेंटिव, आप अपने आप 140 से ऊपर बेचोगे। यस मैम। तो मैंने एक सेलिंग प्राइस बढ़ाने के लिए एक आपको मोटिवेट कर दिया। दूसरा, मैंने सेल टारगेट दिया कि मैं तुम्हें 1000 यूनिट बेच रही हूँ, सबको भेज रही हूँ, 800 बेचने हैं, लेकिन जिसने 800 से ज्यादा बेच दिए उसको एक्स्ट्रा से कमीशन मिलेगा। जैसे किसी ने 900 बेच दिए तो उसको 100 यूनिट्स के ऊपर एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, किसी ने 1000 बेच दिए तो उसको 200 के ऊपर एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। 1000 वाला नॉर्मल तो मिलेगा ही मिलेगा। समझ आई आपको ये बात? तो मैं यस अपनी मैम। सेलिंग Yes, प्राइस ma'am. को अपनी सेलिंग प्राइस को अबव प्री डिटरमाइंड प्राइस से ज्यादा बेचने के लिए और अपनी सेल को बढ़ाने के लिए और अपने सेलिंग प्राइस को बढ़ाने के लिए जो मैं मोटिवेट कर रही हूँ आप लोगों को, उसके लिए जो स्पेशल कमीशन दी जा रही है उसको हम ओवर राइडिंग कमीशन बोलते हैं। समझ आ गई अब तीनों कमीशंस का मतलब? यस मैम। हम्म। अब आगे है Yes, ma'am. हमारे पास लॉस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्वेश्चन ये आता है कि जब सामान हम भेज रहे हैं, मैंने आपको सामान भेजा, तो ये तो हर एक बिजनेस में पॉसिबिलिटी होती है कि सामान नुकसान हो सकता है, ठीक है। जब हम उसको मूवमेंट कर रहे हैं सामान की, हम यहाँ से सामान भेज रहे हैं, हैंडलिंग कर रहे हैं, और इस सब प्रोसेस में सामान चोरी भी हो सकता है, सामान नुकसान भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, गोडाउन में जाने से पहले भी नुकसान हो सकता है, रास्ते में भी हो सकता है, गोडाउन में जाने के बाद भी हो सकता है। नुकसान तो कभी भी कहीं भी हो सकता है। समझ आ गया आपको? यस मैम। Yes, ma'am. उसको हम कैसे Yes, ट्रीट ma'am. करेंगे, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? नुकसान हम दो तरह से ट्रीट करेंगे, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस क्या है? जो उसकी इनहेरेंट नेचर है, जैसे आप दूध कहीं से लेके जाओ, कोई लिक्विड चीज लेके जाओ, तो ये उसकी नेचर है कि वो थोड़ा बहुत इवेपोरेट होगा ही होगा, कम होगा ही होगा। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालोगे तो भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो वो जब जो चीजों की नेचर ही ऐसी है कि उसने थोड़ा बहुत कम होना ही होना है, या लोडिंग अनलोडिंग में थोड़ा बहुत डेंट कुछ भी हो सकता है, तो जो अनअवॉइडेबल लॉसेस जिसको हम कह सकते हैं, इसको हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं। उसको हम मान के चलते हैं कि इतना तो हो सकता है, और इसको हम अनअवॉइडेबल लॉस बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक हिस्सा बन जाती है। इसको हम लॉस नहीं मानते, इसको हम अपना खर्चा मानते हैं, ठीक है। ये तो होना ही यस होना है, मैम। ठीक है। तो ये ज्यादातर इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कोई भी लिक्विड हम लेके जाते हैं तो उसमें वेपोरेशन होती है, और या स्पिलेज लीकेज भी हो सकती है थोड़ा बहुत, तो वो हमारी हम मान के चलते हैं कि इतना होगा ही होगा। दूसरा होता है हमारा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो कि अवॉइडेबल है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखते तो वो नुकसान ना होता। नॉर्मल लॉस कौन सा है? जो अनअवॉइडेबल है, ये बात वर्ड याद रखना। जो नॉर्मल लॉस होता है वो क्या है हमारा? अनअवॉइडेबल है, ठीक है, हम उससे बच नहीं सकते। अब आपका हेयर फॉल तो होता ही है ना, जब हम कॉम्ब करते हैं थोड़ा सा हेयर फॉल होता ही है, वो अनअवॉइडेबल है, ठीक है, ओके। यस। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो अवॉइडेबल होती हैं, जिससे Yes, हम ma'am. बच सकते हैं। सच लॉस इज नॉट कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, वो हम अपनी कॉस्ट में नहीं डाल सकते, उसको हमें अपनी जो है लॉस मानना पड़ेगा, कॉस्ट नहीं मानना पड़ेगा। दोनों में बहुत फर्क होता है, कॉस्ट और लॉस में। कॉस्ट जो है वो
ट्रांसफर हो जाता है बायर को, उसको पे करना पड़ता है, लेकिन लॉस जो है वो बियर करना पड़ता है सेलर को। तो हम नॉर्मल लॉस को जो है वो अनअवॉइडेबल है कॉस्ट मानते हैं, और एबनॉर्मल लॉस को जो अवॉइडेबल है उसको हम कॉस्ट नहीं मानते हैं, उसको हम लॉस मानते हैं। दोनों में फर्क पता चल गया? यस मैम। अब Yes. क्या क्या हो सकता है हमारी लॉस में? पिल्फरेज, मतलब गिर गया एक पूरा कैटर ही गिर गया पूरा, आप दूर ला रहे हो हाथ से निकल गया बिल्कुल, या उबाल रहे हो तो बाहर ही निकल गया, दैट इज स्टोलन, चोरी हो गई, लॉस्ट हो गई, फायर लग गई, या नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, कोई बाढ़ आ गई, पानी से सब खराब हो गया। सो दीज आर द एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है, क्लियर है? Based on the Yes. stage of occurrence of abnormal loss, consignment business, such loss assigned can be broadly discussed in two heads. अब वो कहता है कि हम इसको भी दो हिस्सों में बांटेंगे, और किस बेस को बेस क्या बनाएंगे कि वो एबनॉर्मल लॉस किस स्टेज पे हुआ है, किस वक्त हुआ है वो लॉस। ठीक है, अब वो स्टेज कौन कौन सी होती है? एक, जब देखो अब मैं सामान चढ़ा रही हूँ, एज ए कंसाइनर आपको सामान भेज रही हूँ, तो मैं तो चेक करके ही भेजूंगी ना, ट्रक पे चढ़ाऊंगी। लेकिन रास्ते में नुकसान हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? गुड्स इन ट्रांजिट। क्लियर? एक स्टेज ये हो गई। यस मैम। और दूसरी स्टेज होती है कि आपके पास पहुंच गया सामान, आपके गोडाउन में पहुंच गया, आपके गोडाउन में कोई चोरी हो गई या आग लग गई या कुछ भी, तो वो होता है abnormal loss of goods in consignee premises। तो दो स्टेजेस होगी, एक इन ट्रांजिट और एक प्रीमिसेस। समझ आ गई आपको? यस मैम। Yes, ma'am. अब जो इन ट्रांजिट है उसमें आप कौन से खर्चे जोड़ोगे? सोचो दिमाग से। सिर्फ कंसाइनर के खर्चे। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन में क्या, क्योंकि उसमें तो कंसाइनी ने कोई खर्च किया ही नहीं अभी तक। समझ आई आपको? सामान जब रास्ते में है उसमें तो आपने कुछ खर्च किया ही नहीं, तो उसकी वैल्यू यस। जब हम निकालेंगे तो उसमें सिर्फ कंसाइनर के खर्चे जुड़ेंगे, और जो लॉस कंसाइनी के प्रीमिसेस में है उसमें दोनों के खर्चे जुड़ेंगे। और खर्चे कौन से जुड़ने हैं? हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। याद है आपको ये बात? यस मैम। ठीक है, तो हमने नॉन रेकरिंग Yes, ma'am. एक्सपेंसेस जोड़ने हैं, और अगर इन ट्रांजिट हुए हैं तो सिर्फ कंसाइनर के नॉन रेकरिंग, और अगर गोडाउन में हुए हैं तो दोनों के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस जुड़ेंगे। ये बात समझ आ गई? यस मैम। अब गुड्स इन ट्रांजिट, these losses occur on movement of goods from consignor premises to consignee warehouse. Such goods lost are required to valued after considering the expenses incurred by the consignor for sending such goods. ठीक है, इसमें कौन से खर्चे जोड़ने हैं हमने? अभी मैंने बताया, फिर से वही आ गया ना, कंसाइनर के खर्चे जो उसने वो सामान भेजने के लिए खर्च किए थे। Any expenses incurred by the consignee which are non-recurring are not to be included, क्योंकि वो रास्ते में ही लॉस्ट हो गई, उस पे कंसाइनी ने तो अभी कुछ खर्च किया ही नहीं। समझ आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. अब अगर आपके कंसाइनी के प्रेमिसेस में खर्च हुआ है, सच लॉस इंक्लूड्स गुड्स डैमेज बाय फायर भी हो सकता है, गोडाउन में चोरी हो गई, आग लग गई, कुछ भी हो सकता है, हैंडलिंग बैड हैंडलिंग हो गई, यानी कि वहां पे जो वर्कर है वो ठीक से उसको उठा नहीं रहे, हैंडल नहीं कर रहे, उन्होंने गिरा दिया, तोड़ दिया कांच का कुछ सामान, कुछ भी लॉस हो सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सच लॉस, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर एंड द नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, देखो कंसाइनर के तो होते ही नॉन रेकरिंग है, तो इसलिए उसके तो सारे जुड़ जाएंगे। समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। और Yes, ma'am. कंसाइनी Yes, के ma'am. कौन से खर्चे जोड़ने हैं? सिर्फ नॉन रेकरिंग। ये वर्ड याद रखना, बार बार रिपीट कर रही हूँ। कंसाइनी के कौन से खर्चे जुड़ेंगे? सिर्फ नॉन Non-recurring. नॉन रेकरिंग। रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनी, वो हम उसमें जोड़ेंगे। अब आता है नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। अगर साइमल्टेनियस हो जाए, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, नॉर्मल भी हो सकता, नॉर्मल और एबनॉर्मल एक साथ होंगे ही होंगे, क्योंकि नॉर्मल तो होना ही होना है, एबनॉर्मल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और अगर एबनॉर्मल हो गया तो वो नॉर्मल के साथ ही होगा सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्वेश्चन ये आता है कि वो साइमल्टेनियस हो रहे हैं, यानी कि सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है,
तो हम पहले किसको एडजस्ट करेंगे, ये बात याद रखनी है आपने। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन जब करोगे प्रैक्टिकल ये चीजें आपके काम आएंगी। अगर आपके दोनों लॉस एक साथ हो रहे हैं तो पहले हमने एडजस्ट करना है नॉर्मल लॉस को। किसको एडजस्ट करना है? नॉर्मल लॉस को मैम। हाँ, उसके बाद फिर हमने एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस एडजस्ट को। करना है। ये सब बातें याद करनी है। उसके बाद हमने एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट करना है। द नॉर्मल लॉस विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द गुड यूनिट्स। जो अच्छे रह गए उसमें उसकी कॉस्ट को हम एब्जॉर्ब कर देंगे, क्योंकि हमारा नॉर्मल लॉस हमारी कॉस्ट होता है, हम बाकी के यूनिट्स में उसको जोड़ देते हैं और एबनॉर्मल लॉस को उसी कॉस्ट पे फिर हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्यूरिंग ट्रांजिट देयर इज बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, तो नॉर्मल लॉस पहले जो है वो उसमें से वो यूनिट्स डिडक्ट कर देंगे और फिर एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालेंगे। ये करोगे मैं फिर से आपको चीजें याद करवाऊंगी। अब आता है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विद कंसाइनी। ठीक है, जब पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड हमारा खत्म होता है, मान लो 31 मार्च आ गया, आप सब 20 के 20 लोगों के पास मेरा स्टॉक पड़ा है, तो क्या मुझे अपने उस क्लोजिंग स्टॉक में आपका स्टॉक ऐड करना नहीं चाहिए? क्योंकि वो मेरी सेल थोड़ी ना हुई है, वो तो मेरी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। तो वो चीज मैं ऐड करूंगी ना। एक आपने पॉइंट पढ़ा होगा, गुड सेल ऑन रिटर्न बेसिस पढ़ते हैं हम +1 में, Yes, ma'am. याद है? वो यही होता है। मान लो Yes, मैंने ma'am. आपको भेजी है, सेल करी है या वैसे ही भेजी है कंसाइनमेंट में, वो भी तो रिटर्न बेसिस पे है ना। अगर नहीं बिकी तो मेरे पास आ जाएगी, और अगर बिक भी गई तो वो अगले साल बिकेगी, तो अगले साल का रेवेन्यू है, इस साल का रेवेन्यू नहीं है ना मेरा। तो जितने भी मेरी कंसाइनमेंट चल रही हैं उन सब के पास 31 मार्च को मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी कि किसके पास कितना सामान बचा हुआ है जो नहीं सेल हुआ, उस सबको मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करूंगी। क्लियर? यस मैम। ठीक है, दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एज कंसाइनमेंट स्टॉक। इसको नाम क्या दिया जाएगा? कंसाइनमेंट स्टॉक। इसका ओनर कौन है? हमने पहले पढ़ा था, ओनरशिप कौन किसके पास है? कंसाइनर के पास कंसाइनर है। के पास मैम। और फिजिकली सामान किसके पास पड़ा है? कंसाइनी के पास। सामान तो आपके पास पड़ा है, ओनर मैं हूं। तो ऐसे स्टॉक की कैलकुलेशन जो है वो जरूरी है, हमें अपने ऑपरेटिंग रिजल्ट्स में दिखाने हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अनसोल्ड स्टॉक को हम कैसे निकालेंगे। अब डिपेंड ये करता है, पहले मुझे ये देखना है कि मैंने आपको वो सामान कॉस्ट पे भेजा था या फिर इनवॉइस प्राइस पे भेजा था। ठीक है, क्योंकि हम तो अपनी बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक को स्टॉक कॉस्ट पे ही दिखा सकते हैं ना, ज्यादा रेट पे तो दिखा ही नहीं सकते। हम तो वैसे ही लिखते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो हम इनवॉइस प्राइस पे नहीं दिखा सकते ना, हम तो कॉस्ट पे ही दिखाएंगे ना स्टॉक को। समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। तो ये दिमाग में रखना, क्लोजिंग स्टॉक को हमें कॉस्ट पे दिखाना है। अब स्टॉक के लिए ही आगे फर्दर वो बता रहा है कि आपके पास दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन कि आपने कॉस्ट पे भेजा था, दूसरा आपने इनवॉइस प्राइस पे भेजा था। अगर आपने उसको कॉस्ट पे भेजा था तो फिर आपको सिर्फ क्या करना है, उसकी कॉस्ट लेनी है प्लस उसमें जो कंसाइनर के सारे खर्चे और कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे जोड़ देने हैं। समझ आ गया आपको? कॉस्ट यस मैम। प्लस कंसाइनर के सारे खर्चे और कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर जोड़ देने हैं और उससे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लेनी है। क्लियर हो गया आपको? यस मैम। Yes, ma'am. अब अगर आपने इनवॉइस प्राइस पे उसको भेजा था तो कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू आप इनवॉइस प्राइस पे निकालोगे, नेसेसरी एडजस्टमेंट करोगे उसमें। पहले तो आप उसमें खर्चे जोड़ोगे, कंसाइनर के सारे खर्चे और कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, वो तो हमें जोड़ने ही जोड़ने हैं। उसके बाद जो उसका लोड मार्जिन उसके अंदर आपने जोड़ा हुआ है वो लेस कर दोगे, वो एडजस्ट कर दोगे। जैसे मैंने 100 रुपए की चीज में 20 रुपए जोड़े हुए हैं, तो 20% लोड जुड़ा हुआ है मेरा उसके अंदर। हम्म, वो मैंने निकाल देना है। समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। अब
इसके लिए अकाउंटिंग क्लोजिंग स्टॉक के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, याद रखना। जैसे हमने रेवेन्यू के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 पढ़ा था अभी, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, जो हमें ये कहता है कि हमें कॉस्ट की वैल्यू, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पे लेनी होती है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? जो उसकी सेलिंग प्राइस होती है, लेस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फॉर मेकिंग सच सेल का मतलब होता है कि जो मैंने, मान लो मेरी चीज 1500 की बिक रही है मार्केट में, लेकिन उसको बेचने के लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट या डिलीवरी चार्जेस देने पड़ रहे हैं, वो 200 रुपये खर्च होते हैं, तो उसमें से लेस करके 1300 रुपए की वैल्यू मैं उसकी लूंगी, वो होती है मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सेलिंग वैल्यू नहीं लिखना यहाँ पर, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है सेलिंग प्राइस में से इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लेस कर देना। ऑफ अनसोल्ड स्टॉक फॉल बिलो द कॉस्ट, इन दैट केस कंसाइनमेंट जो है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे लेते हैं, अदरवाइज हम विच एवर इज लेस पे ही लेना है, मतलब ये सब आप वैसे पढ़ लेना। अब आता है वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। मान लो कुछ सामान अभी रास्ते में है ना, तो उसका फिजिकल स्टॉक आपके पास है ना मेरे पास है, सामान रास्ते में है, लेकिन ओनरशिप तो कंसाइनर ही है, ओनरशिप तो कंसाइनर के पास ही है। तो फिर उसमें क्लोजिंग स्टॉक में हम क्या करेंगे? उस सामान में हम सिर्फ कॉस्ट प्लस कंसाइनर के खर्चे जोड़ेंगे, कंसाइनी का कोई खर्चा हम इसमें नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि कंसाइनी के पास तो वो भी पहुंचा ही नहीं सामान। समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। अब आते हैं अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन इज डन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। दोनों की बुक्स में आपको अकाउंटिंग सीखनी है, कंसाइनर की बुक्स में भी और कंसाइनी की बुक्स में भी। तो सबसे पहले हम कंसाइनर की बुक्स, तो वो सबसे पहले एक अकाउंट बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट जो है कैसे बनेगा मैं आपको बता देती हूँ। मान लो आप लोग 20 लोग हो और आप 20 लोगों को मैं सामान भेज रही हूँ, तो मैं 20 कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगी। कितने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगी? 20 मैम। हाँ, अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। और उससे मैं निकालूंगी कि कौन सी कंसाइनमेंट से मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ। कंसाइनमेंट विद ए, कंसाइनमेंट विद बी, कंसाइनमेंट विद सी, कंसाइनमेंट विद डी, ऐसे मैंने सारे कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिए और हर एक से मैं प्रॉफिट निकालूंगी कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ। इन दिस अकाउंट क्या होगा, जो भी मेरे उस कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चे हैं वो मैं डेबिट में डाल दूंगी, और जो उसकी रेवेन्यू है वो उसके क्रेडिट में डाल दूंगी। इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एट द एंड जिस कंसाइनमेंट से मुझे प्रॉफिट होगा वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूंगी, लॉस होगा तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूंगी। तो बहुत सारे छोटे छोटे कंसाइनमेंट अकाउंट बन जाएंगे मेरे, और हर एक से प्रॉफिट और लॉस निकालूंगी। प्रॉफिट हुआ तो भी मैं प्रॉफिट में डालूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में चला जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट में चला जाएगा। समझ आई आपको ये बात? हम्म। हाँ जी बच्चे। यस मैम। ठीक है। अब आगे है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। एक आपका अलग अकाउंट बनेगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर आप कोई भी सामान कंसाइनमेंट पे भेज रहे हो, किसी को भी भेज रहे हो, ये बहुत सारे नहीं बनेंगे, ये एक ही बनेगा। ठीक है। तो जिसको भी सामान भेजेंगे वो उसके डेबिट में चला जाएगा, और जहां से वापस आएगा वो उसके क्रेडिट में आ जाएगा। इट इज जस्ट लाइक हमारी एसेट होती है ना, अगर हम खरीदते हैं तो सॉरी, जब हम भेजेंगे तो क्रेडिट में जाएगा, वापिस आएगा तो डेबिट में आएगा। जैसे हम सामान आपको भेज रही हूं मैं, तो उसमें से निकालूंगी ना। ठीक है। मतलब दोनों एंट्रीज होंगी, आपको भेजने की भी और आपसे वापिस आने की भी, दोनों एंट्रीज किस में जाएंगी? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में। क्लियर? यस मैम। अब आता है कंसाइनी अकाउंट। वो भी मेरे उतने ही बनेंगे जितने मेरे कंसाइनी है, 20 लोग हैं तो 20 अकाउंट बनेंगे, जैसे डेटर्स के बनाते हैं हम। तो पर्सनल अकाउंट होता है ये सभी कंसाइनीज का। तो जितने भी हम हमारे जो भी मनीज की ट्रांजैक्शंस होंगी वो सब हम इसके कंसाइनी के अकाउंट में करेंगे, और एट द एंड मनी ड्यू भी निकालेंगे उसमें। एक है हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक।
ये जो है वो बनेगा जो साल के एंड में मेरा स्टॉक बचा हुआ है, हर एक के पास पड़ा है, मैंने अभी कैलकुलेट किया था ऊपर कि हाँ कैसे कैसे हमने कैलकुलेट करना है। तो वो मैं कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट बनाऊंगी जो एट द एंड सबके पास मेरा पड़ा है। ठीक है, एक मेरा बनेगा कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। ये कंसाइनर तब मेंटेन करेगा अगर वो, मैंने आपको बोल दिया कि आप उधार पे बेच दो सामान, और आपको डल क्रेड कमीशन भी मैं नहीं दे रही हूँ कंसाइनी को, अगर तो डल क्रेड कमीशन दे रही हूँ तो मेरा कोई मतलब नहीं है, फिर ये अकाउंट मैं नहीं बनाऊंगी कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, क्योंकि मैंने तो आपको डल क्रेड देना है और मेरी रिस्क खत्म। अगर डल क्रेड नहीं दे रही हूँ तो फिर मेरे को डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा जिनको आप उधार बेच रहे हो, क्योंकि उनसे पैसे भी तो लेने हैं ना, फिर तो मेरी जिम्मेदारी है ना, मेरा रिस्क है। समझ आ गई? हम्म। यस मैम। तो वो सब इसमें मैं करूंगी। कब बनाऊंगी मैं डेटर कंसाइनमेंट अकाउंट? जब मैं कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट कब बनेगा? जब डल क्रेड कमीशन नहीं पे कर रही हूँ। अगर पे कर रही हूँ फिर तो कोई जरूरत नहीं है मेरे को इसकी। ठीक है, यस मैम। थक गए, बोर तो नहीं हो गए? आज 2 आवर्स की क्लास थी आपकी, कल वाली क्लास भी आज ही लग रही है, फिर रह जाएगा नहीं तो सिलेबस ना, इसीलिए। बुक्स ऑफ कंसाइनी, ये तो थी हमारी बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब कंसाइनी की बुक्स में कौन सी एंट्रीज बनेगी? एक तो कंसाइनर की बनेगी सबसे पहले, तो आप मेरा अकाउंट बनाओगे। ठीक है, कि कितना सामान आप मेरे से ले रहे हो, उसमें से आपका कितना क्लोजिंग बच गया, कितना आपने बेचा, वो सब मेरे मेरे अकाउंट बनाओगे आप। कमीशन का अकाउंट बनाओगे आप, कितना कमीशन आपको मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कमीशन की आप मेंटेन करोगे। ऑर्डिनरी कमीशन, डेलक्रेट कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, जिसको हम स्पेशल कमीशन भी बोलते हैं। और तीसरा अकाउंट आप बनाओगे कंसाइनमेंट डेटर का। ये आप तब बनाओगे जब डेल क्रेड कमीशन ले रहे हो। देखो, कंसाइनमेंट डेटर का अकाउंट एक जना बनाएगा, या तो आप बनाओगे या मैं बनाऊंगी। और मैं कब बनाऊंगी? जब मैं डेल क्रेड कमीशन नहीं दे रही, और अगर मैं डेल क्रेड कमीशन दे रही हूं तो फिर आप बनाओगे। क्लियर है? समझ आ गई डेल क्रेड कंसाइनमेंट डेटर का? यस मैम। कुछ बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, बाद में फिर मेरे को कंप्लेंट मत करना। कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट भी बनाएगा कंसाइनी, आप बनाओगे जब आपको सामान मिलेगा, तो उसको वो कंसाइनमेंट इनवर्ड हो गया ना आपके लिए। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या क्या बनना है, क्या क्या है, सब आ गया। अब हम अकाउंटिंग एंट्रीज पे आते हैं, ध्यान से देखना। 2 बुक्स हमने बनानी है, कंसाइनर की और कंसाइनी की। ठीक है, अब जब हम ओपनिंग स्टॉक है कंसाइनमेंट का, चाहे वो किसी भी कंसाइनमेंट का है, मैंने 20 कंसाइनमेंट अकाउंट अपनी बुक्स में खोले हुए हैं, और आप सबके पास अलग अलग स्टॉक होएगा, किसी के पास 100 यूनिट, किसी के पास 200, किसी के पास 500। तो जो मेरा पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, वो मेरे अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ? यस मैम। तो उसकी एंट्री क्या करूंगी मैं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक, उसके डेबिट में डाल दूंगी वो कंसाइनमेंट अकाउंट के यस मैम। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री। लाइक जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट एक तरह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है आपका। ठीक है, तो अब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक करते हैं ना। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक करते हो? हाँ जी। तो यहाँ भी हम करेंगे कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है, और अगर आपका इनवॉइस प्राइस पे है तो फिर आपको उसका लोड कैंसिल करना होगा, वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे मैं आपको बता दूंगी। लोड कैंसिल करने की एंट्री होती है स्टॉक रिजर्व टू कंसाइनमेंट, ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी। यानी कि मान लो ओपनिंग स्टॉक आपने मैंने दिखाया 12,000 का, तो मैंने लिख दिया कंसाइनमेंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक 12,000, उसमें से 2,000 मेरा जो है वो लोड है। एक्चुअली वो चीज 10,000 की है, 2,000 तो लोड है। तो 2,000 की रिवर्स एंट्री कर दूंगी। स्टॉक रिजर्व लगाते हैं लोड के लिए, वर्ड जो यूज होता है स्टॉक रिजर्व, तो मैं एंट्री करूंगी स्टॉक रिजर्व टू कंसाइनमेंट 2,000। समझ आ गई? हाँ जी। यस मैम। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक की कंसाइनी कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है इससे। ना ही वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री करेगा। मैंने आपको बोला था ना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री
वो नहीं करेगा कंसाइनी, वो हम करेंगे जब हम भेज रहे हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और अगर लोड पे भेज रहे हो तो भी एंट्री वही होगी, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसका फिर लोड का एंट्री हो जाएगी स्टॉक रिजर्व टू कंसाइनमेंट, सेम एंट्री रहेगी लोड लोड वाली। ठीक है, समझ आ गई। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, रिवर्स एंट्री करते हैं लोड की, बस ये याद रखना। जैसे कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कर दी, मान लो मैंने 1 लाख का सामान भेजा और 1,20,000 में भेजा, तो मैं एंट्री करूंगी कंसाइनमेंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,20,000। उसमें 20,000 जो है वो लोड है, तो उसकी रिवर्स एंट्री कर दूंगी, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताना ना, वो आपको तो 1,20,000 में ही भेज रही हूँ। तो अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में मैं डाल दूंगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट 20,000, सीधा उसकी रिवर्स एंट्री डाल दूंगी। समझ आ गई। हाँ जी यस बच्चे, मैम। अब हमने मैम मैं दोबारा समझाई हूँ वाली एंट्री कैंसिल वाली। हाँ देखो बेटा, मैंने आपको 1 लाख का सामान भेज दिया, अगर मैंने कॉस्ट पे भेजा तो मैंने एंट्री कर दी कंसाइनमेंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 1 लाख की एंट्री कर दी। यस मैम, यस मैम। अगर मैंने 1,20,000 में भेजे आपको, 20,000 मैंने ऐड कर दी अपनी तरफ से, तो मैंने एंट्री करी कंसाइनमेंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 1,20,000 की एंट्री कर दी मैंने। यस लेकिन मैम। मुझे पता है मैंने 20,000 एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, तो उसको खत्म करना है ना, तो रिवर्स एंट्री कर दूंगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। ओके मैम। वो अलग एंट्री होती चली जाएगी, साथ साथ ही रिवर्स एंट्री डलती जाएगी। ओके मैम। ठीक है। अब हमने पैसे लिए, एडवांस लिया, आपने मुझे एडवांस दिए, बिल दिया या चेक दिया, जो भी दिया, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल डेबिट टू कंसाइनी, मैं यही एंट्री करूंगी। यस मैम। आप क्या करोगे, कंसाइनर डेबिट टू बैंक टू बिल पेबल, जो भी आपने दिया। समझ आ गया ये। यस मैम। अब मैंने वो डिस्काउंट करा लिया, बिल था तो बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये तो हमने बिल रिसीवेबल में कर ही ली। उस केस में आप कोई एंट्री नहीं करोगे, वो तो मेरा काम है। ठीक है। यस मैम। अब अगर कंसाइनर ने खर्चे किए, मैंने खर्चे किए सामान भेजने में आपको, तो मैं एंट्री क्या करूंगी, कंसाइनमेंट टू कैश टू बैंक, जो भी यस खर्चे मैम। किए, और आप तो कोई एंट्री नहीं करोगे, वो तो मेरे खर्चे हैं। ठीक है। यस मैम। अब क्या है, रास्ते लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बच गया और वो रास्ते में है सामान, तो उसकी एंट्री क्या करूंगी, क्लोजिंग स्टॉक की ट्रेडिंग में क्या आती है, टू बाय में लिखते हैं ना, तो हम एंट्री क्या करेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ठीक है। जब स्टॉक रास्ते में है तो एंट्री क्या करेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट टू कंसाइनमेंट। हाँ जी बच्चे, लास्ट यस में मैम। 31 मार्च को सामान रास्ते में है, उसकी एंट्री हो रही है ये। ठीक है। ओके मैम। और अगर इनवाइस प्राइस पे भेज रहे हो तो फिर उसकी लोडिंग की रिवर्स एंट्री आ जाएगी, कंसाइनमेंट टू गुड्स इन ट्रांजिट, जितना लोड होगा वो कैंसिल हो जाएगा। यस मैम। ठीक है। अब आपके पास सामान पहुंच गया, कंसाइनी के पास, उसने पैसे खर्च किए, आपने पैसे खर्च किए, तो आप क्या एंट्री, आपने पैसे मेरे बिहाफ पे खर्च किए हैं ना, तो आप एंट्री क्या करोगे, कंसाइनर डेबिट टू कैश टू बैंक, क्योंकि वो आपका खर्चा नहीं है, वो तो मेरा खर्चा है। आपने तो मेरे को डेबिट कर देना ना, मेरे पैसे जो सेल करोगे उसी में से काटोगे ना। ये बात समझ आई। हाँ यस जी। मैम। और मैं क्या एंट्री करूंगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्योंकि मेरा वो खर्चा कंसाइनमेंट का है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में मैं डेबिट कर दूंगी, और भरे किसने है, कंसाइनी ने, कंसाइनी को क्रेडिट कर दूंगी। ठीक है। यस इस मैम। अब आपने सामान बेचा और आपने कैश बेचा, तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, क्योंकि आपने तो मेरे भी हाफ पे बेचा है ना, तो पैसे तो जो आप डेबिट क्रेडिट जो भी करोगे मुझे ही करोगे। सेल थोड़ी ना आपकी, वो आप टू सेल थोड़ी ना लिखोगे, आप तो टू कंसाइनर लिखोगे ना। समझ आ गई ये बात। यस मैम। और मैं क्या करूंगी, मेरे लिए वो सेल है,
और मेरी सेल आपने करी है, मेरे पैसे अभी आपके पास हैं, तो मैं एंट्री करूंगी कंसाइनी डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्लियर? हाँ जी, समझ आई यस आपको ये मैम। बात? अब अगर मैंने आपने उधार पे बेचा है और मैं आपको डलक्रेड कमीशन भी दे रही हूं, तो अब डेटर आपके हुए, तो आप एंट्री करोगे कंसाइनमेंट डेटर डेबिट टू कंसाइनर। ये बात समझ आ गई? यस मैम। और मैं एंट्री करूंगी कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, मेरी तो सेम एंट्री चलेगी, सेल ही हो रही है। दूसरा केस, मैंने आपको डलक्रेड कमीशन नहीं दिया, तो आप कोई एंट्री नहीं करोगे आप इसमें, क्योंकि आप क्या करोगे, आपके पास तो ना बैंक आ रहा है, ना कैश आ रहा है, ना डेटर आपके हैं। तो मैं एंट्री करूंगी, बस आप मुझे इन्फॉर्म करोगे इतना सामान उधार बिका है, एंट्री मेरी बुक्स में होगी कंसाइनमेंट डेटर्स डेबिट टू कंसाइनमेंट। मतलब डेटर वाली एंट्री एक जना करेगा ना, या आप करोगे या मैं करूंगी। अगर डलक्रेड कमीशन ले रहे हो तो आप करोगे, नहीं ले रहे तो फिर मैं करूंगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ आ गई बात? यस मैम। अब है कि जब आपकी कमीशन देनी है, मेरा वो खर्चा है, मैं एंट्री करूंगी कंसाइनमेंट डेबिट, किसको देना है, कंसाइनी को, टू कंसाइनी। ये बात समझ आ गई? हम क्या एंट्री करेंगे, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। यस मैम। यस। अब आपकी वो इनकम है, आपने लेने किससे है, मेरे से, आप एंट्री क्या करोगे, कंसाइनर डेबिट टू कमीशन। यस मैम। अब पैसे आ गए डेटर से, उसने पैसे दे दिए। अगर आपने एंट्री करी थी डेटर की, तो और आप डलक्रेड कमीशन ले रहे हो, तो बैंक भी पैसे भी आप लोगे, बैंक डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर, और मैं कोई एंट्री नहीं करूंगी। और अगर मैं ले रही हूं तो मैं एंट्री करूंगी बैंक डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर। ठीक है? ओके, समझ आ गई आपको? अगर मैं नहीं दे रही कमीशन, तो डेटर हो सकता है मुझे सीधा पैसे दे दे, तो मैं एंट्री करूंगी बैंक डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर। और हो सकता है वो आपको पैसे दे मुझे ना दे, तो मैं एंट्री करूंगी कंसाइनी डेबिट टू डेटर। फिर मैं, अगर आपको पैसे दे रहा है डेटर, तो आप एंट्री करोगे बैंक टू कंसाइनर, क्योंकि आप मेरे बिहाफ पे ले रहे हो ना उससे पैसे। उसके बाद है आपका बेड डेट। अगर कोई बेड डेट हो जाते हैं और मैंने डलक्रेड कमीशन दी हुई है, तो बेड डेट आपके हैं। ये बात तो क्लियर है ना? हम आपस में एजेंसी यस। कर रहे हैं ना? तो बेड डेट टू कंसाइनमेंट डेटर, मैं कोई एंट्री इसकी नहीं करने वाली। और अगर मैंने डलक्रेड कमीशन नहीं दी, तो फिर वो बेड डेट मेरे होते हैं, आप मेरे कमीशन में से काट लोगे, कमीशन डेबिट टू बेड डेट। और यहाँ पर कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट डेटर मैं एंट्री करूंगी। ये आप नहीं, ये कमीशन की एंट्री तब होगी जब आपको बेड डेट लेने पड़ गए, यानी कि आपका नुकसान हो गया। वो नुकसान आप कहाँ से पूरा करोगे, कमीशन में से ही निकालोगे, कमीशन टू बेड डेट। ठीक है? और अगर मैंने डलक्रेड कमीशन नहीं दी हुई, तो आप कोई एंट्री नहीं करोगे, फिर मैं एंट्री करूंगी कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट डेटर, फिर मेरा नुकसान है वो। अब आगे आता है कि जब कंसाइनी गुड्स वापस भेज देता है, उसकी नहीं बिक रही, और आप मुझे वापस भेज रहे हो, तो आप कोई एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि आपने रिसीव की भी कोई एंट्री नहीं करी थी, तो वापस भेजने की भी कोई एंट्री नहीं करोगे, मैं ही करूंगी। गुड्स जब मैंने भेजी थी तो एंट्री क्या की थी, कंसाइनमेंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, पहली एंट्री मेरी यही थी। अब यस वापस ले मैम। रही हूँ, वापस ले तो रही हूँ, मैम तो गुड्स रिजर्व एंट्री, रिवर्स एंट्री हो जाएगी, रिवर्स गुड्स मैम, सेंट ऑन रिवर्स। का, हाँ, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। ठीक है? और अगर इनवाइस प्राइस पे कर रही हूँ, तो फिर इनवाइस प्राइस करके उसकी लोडिंग की एंट्री कर दूंगी रिवर्स। अब आता है अगर नुकसान हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया रास्ते में, तो रास्ते की एंट्री कोई नहीं करेगा कंसाइनी, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं, अभी तक तो उसके पास सामान ही नहीं पहुंचा है। तो हम एंट्री करेंगे एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू कंसाइनमेंट। और लोड की है तो फिर बाद में लोड कैंसिल भी कर देंगे, ये कोई एंट्री नहीं करेगा। अब अगर आपका जो नुकसान हुआ है उसका आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ था, और इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल रहा है,
ठीक है। और इंश्योरेंस का पैसा किसको मिल रहा है? अगर तो वो कंसाइनी को मिल रहा है और वो आपके बिहाफ पे ले रहा है पैसा, आप ले रहे हो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा, लेकिन मेरे लिए ले रहे हो, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। और अगर डायरेक्ट मुझे मिल रहा है पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम डेबिट, जितना मुझे मिल गया। अगर इंश्योरेंस क्लेम, ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग एंट्री कर दी इसने, आप इसको छोड़ दो, आप सीधा ऐसे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। मेरे को अगर पैसे मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, पहला केस। दूसरा केस, मुझे पैसे नहीं मिले लेकिन इंश्योरेंस क्लेम ने मान लिया कि मैं दे दूंगा, तो इंश्योरेंस क्लेम डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। तीसरा केस, अगर आपने पैसे ले लिए मेरे बिहाफ पे तो मैं करूंगी कंसाइनमेंट, कंसाइनी डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। और चौथा केस, अगर मुझे कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे, जो मेरा लॉस हो रहा है, तो वो उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊंगी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। ये अलग अलग केसेस हैं सारे, इसने एक ही एंट्री में दिखा दिए, ठीक है। लास्ट में मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा उसकी एंट्री आएगी क्लोजिंग स्टॉक, यानी कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट। और अगर इनवॉइस प्राइस पे है तो लोड कैंसिल करना नहीं भूलना है आपने कभी भी, ठीक है। उसकी एंट्री आएगी कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व, जो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री थी उससे ऑपोजिट आ जाएगा। और अगर ट्रांजिट में है तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू परचेजेस और टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये हम लास्ट में लेके जाते हैं। जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट होता है उसका जो बैलेंस होता है वो सारा हमारा परचेजेस में जाता है, क्योंकि हमने जो गुड्स भेजी, मैंने आप लोगों को कहाँ से भेजी, अपनी खरीद परचेज में से ही भेजी थी ना, तो वो मैं Yes, ये ma'am. एंट्री एट द एंड ये एंट्री करते हैं हम, सारा उसका बैलेंस जो है वो परचेजेस या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब अगर मुझे कंसाइनमेंट से प्रॉफिट हो रहा है तो कंसाइनमेंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, और लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनी इसकी कोई बुक्स में एंट्री नहीं करता है। फाइनल पैसे जब आप मुझे दोगे तो मैं एंट्री करूंगी बैंक डेबिट बिल रिसीवेबल डेबिट टू कंसाइनी, और आप एंट्री करोगे कंसाइनर टू बैंक टू बिल रिसीवेबल। तो पहले तो आज आपने सारी एंट्रीज लिख के याद करनी है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अभी तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, देखो ध्यान से। वो कहते हैं मैसर्स सिंगुलर ट्रेडर्स ऑफ सूरत कंसाइंड 5000 लीटर ऑफ एडिबल ऑयल। अब समझो इस बात को कि कंसाइनर कौन है, सिंगुलर ट्रेडर्स, उसने 5000 लीटर एडिबल ऑयल होता है ये जो खाने वाला रिफाइंड ऑयल, वो भेजा 32 रुपए पर लीटर के हिसाब से एम लिमिटेड ऑफ बॉम्बे को भेजा उसने 1 फरवरी को, ठीक है। और एस लिमिटेड कौन है, यहाँ सिंगुलर ट्रेडर्स ही है, उसने 5000 रुपए रस्ते में फ्रेट के खर्च किए और इंश्योरेंस के खर्च किए, नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है जो कंसाइनर ने खर्च किए। ड्यूरिंग ट्रांजिट आपका 200 लीटर तेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, ये एबनॉर्मल लॉस है, 200 लीटर कोई नॉर्मल नहीं है। उसके इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 5000 रुपए देने के लिए एग्री कर गई। एम लिमिटेड ने जब सामान रिसीव हुआ बॉम्बे में, उसने 6100 क्लियरिंग चार्जेस दिए, गोडाउन रेंट दिया उसने 300। गोडाउन रेंट हमारा रेकरिंग है, वो हम नहीं जोड़ेंगे, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। सेलमैन की सैलरी है 900, ये भी रेकरिंग है, ये भी नहीं जोड़ेंगे। इट वाज एंटाइटल्ड टू 6% ऑर्डिनरी कमीशन हमने उसको देनी है, और 4% डेलक्रेट कमीशन देनी है। इसका मतलब वो उधार बेच रहा है और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है उधार की। 30 जून को एम लिमिटेड ने हमें रिपोर्ट किया कि 4000 लीटर उसने सेल बेच दिया, मतलब तेल बेच दिया 1,65,000 रुपए का। 100 लीटर जो है वो लॉस हो गया ड्यूरिंग इवेपोरेशन। और कस्टमर जिसने 1500 रुपए का ऑयल खरीदा था उसने सिर्फ 40% पैसा हमें दिया, और उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, पहले ये देखो। 1500 लीटर जो इसने कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, एम या एस? कंसाइनी
हाँ एम लेगा क्योंकि डेलक्रेड कमीशन उसको मिल रहा है, और उसने डेलक्रेड कमीशन ऑन सेल लिखा है, उसने ऑन क्रेडिट सेल नहीं लिखा, तो उसको ग्रोस सेल पे मिलेगी ये डेलक्रेड कमीशन। अब आपको करना क्या है, विल यू ट्रांसफर बी डिफरेंस इफ द अबव एग्जांपल एबनॉर्मल लॉस जो है वो कंसाइनी के पास होता, तो कैसे करते। आपको करना क्या है, शो द कंसाइनमेंट अकाउंट आपने बनाना है सिंगुलर ट्रेडर्स में, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहला काम क्या हुआ, हमने 5000 लीटर तेल भेजा, तो हम एंट्री क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये एंट्री समझ आ गई आपको। यस मैम। अब देखो सिंगुलर ट्रेडर्स की बुक्स में कंसाइनमेंट टू बॉम्बे, जितनी कंसाइनमेंट होगी सबका अलग अलग अकाउंट बनेगा। तो पहली एंट्री मैंने करी, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5000 इंटू 32, 1,60,000 का सामान मैंने भेज दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। यस मैम। अब वो कहता है कि Yes. मैंने 5,000 रुपए खर्च किए फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे, तो इसकी एंट्री आएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने पैसे फ्रेट उस पे कंसाइनमेंट पे खर्च किए हैं, तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में मैं लिख दूंगी जो मैंने खर्चे किए इंश्योरेंस फ्रेट एंड इंश्योरेंस 5,000, ये भी आ गया डेबिट में। ये बात भी क्लियर होगी आपको। यस मैम। ओके, ड्यूरिंग ट्रांजिट अब 200 लीटर तेल खराब हो गया, पहले हम इसकी वर्किंग करेंगे, तो कॉस्ट कितने की पड़ेगी, देखो 1,60,000, हम इसकी वर्किंग दिखाती हूँ मैं आपको। देखो कॉस्ट और ये क्या है, गुड्स, हाँ इन ट्रांजिट 5,000 लीटर तेल था, 1,60,000 का मैंने भेजा था आपको। अब मैंने आपको बोला था इसमें कंसाइनर के सारे खर्चे ऐड होने हैं, तो 5,000 रुपए खर्च कर दिए मैंने, ऐड हो गए उसमें 1,65,000। यस मैम। अब मेरा नुकसान हुआ 200 लीटर का, तो 1,65,000 जो है वो 5,000 का खर्चा है, तो डिवाइडेड 5,000 इंटू 200, तो मेरा 200 का स्टॉक भी कम हो गया और 6,600 का ये नुकसान हो गया, और मैं वो लेस करूंगी स्टॉक में से भी और अपनी कॉस्ट में से भी। तो कंसाइनी के पास जो सामान पहुंचा एम लिमिटेड के पास, वो कितना पहुंचा, 4,800 लीटर तेल पहुंचा, और उसका खर्चा उसका कॉस्ट कितनी है, 1,58,400 रुपए की। समझ आ गई ये बात, समझ आ गई यस बच्चे। मैम। Yes. अब हम यस यहाँ पर मैम। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, मेरे पास जो नुकसान हुआ है मैं यहाँ लिखूंगी बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट 6,600, मैं समझ लो ये निकल गया, मेरा लॉस हो गया, सेल हो गया, जो भी हो गया निकल गया 6,600। यहाँ तक समझ आ गया। यस मैम। Yes. अब देखो आगे वो क्या कहता है, कि वो कहता है कंसाइनी ने एम लिमिटेड ने खर्चे किए, तो उसके लिए मैं एंट्री क्या करूंगी, कंसाइनमेंट डेबिट टू एम लिमिटेड, जो भी उसने खर्चे किए मैं सारे जोड़ दूंगी। क्या लिखूंगी, क्लियरिंग चार्जेस उसने 6,100 दिए टू एम लिमिटेड, गोडाउन रेंट 300 दिया, और सेलमैन को उसने 900 रुपए दिए, टोटल 7,300 का खर्चा एम लिमिटेड ने कर दिया, वो भी मैं लिख दूंगी यहाँ पर। यस मैम। ठीक है, उसके बाद Yes, मैंने ma'am. उसको कमीशन देनी है। कमीशन देने से पहले मुझे ये देखना है कि उसने सेल कितनी की। उसने सेल की 4,000 लीटर ऑयल 1,65,000 रुपए में, तो इस पे मैं कमीशन निकालूंगी। देखो टू इसमें मैं लिखूंगी कंसाइनमेंट डेबिट टू एम लिमिटेड, कमीशन की एंट्री करूंगी 1,65,000 पे, पहले मैं उसको 6% कमीशन दूंगी जो ऑर्डिनरी है 9,900, और फिर मैं उसको 4% डेलक्रेड कमीशन भी दे रही हूँ 1,65,000 पूरी सेल पे, क्योंकि उसने कुछ नहीं लिखा, और हमने ये पढ़ा था कि जब तक कुछ ना लिखा हो तो वो पूरी सेल पे ही देते हैं। 6,600 में उसको डेलक्रेड कमीशन दूंगी, टोटल कमीशन मेरा 16,500 हो गया। क्लियर हो गया ये। यस मैम। अब Yes. मैंने देखना है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया। उसने मुझे बताया कि 100 लीटर ऑयल जो है वो खराब हो गया। इसकी कस्टमर वाली एंट्री मैं अपनी बुक्स में बिल्कुल नहीं करूंगी, इसको तो लाइन को काट ही दो। जब आप डेलक्रेड कमीशन दे रहे हो तो वो अपने आप एम देखेगा कि क्या उधार बेचा है, कितने पैसे मिल रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है उस चीज से। समझ आ गई आपको। यस मैम। अब हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। देखो 4,800 लीटर मेरा उसके पास पहुंचा था, उसके बाद वो कह रहा है 100 लीटर उसका इवेपोरेट हो गया। 4,800 लीटर उसका पहुंचा, 100 लीटर इवेपोरेट हो गया। ये जो इवेपोरेशन होती है ये हमारी
मतलब अनकंट्रोलेबल है, अनअवॉइडेबल है, तो ये हमारा नॉर्मल लॉस जाएगा। इसको हम अमाउंट में से कुछ भी लेस नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्वांटिटी से लेस कर देंगे। यानी कि अब उसके पास 4700 लीटर ऑयल पहुंचा और वो उसकी वैल्यू हमारी 1,64,500 की आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमने उसके नॉन रेकरिंग खर्चे जोड़ दिए ना क्लोजिंग स्टॉक में, नॉन Yes, रेकरिंग ma'am. एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनिंग। अब मेरा 1,64,500 का सामान है और 4700 लीटर है वो। अब 4800 उसके पास पहुंचा था, 100 इवेपोरेट हो गया, 4000 उसने बेच दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? 700 लीटर बच गया। Yes, ma'am. 700 लीटर की टोटल कॉस्ट 1,64,500 के हिसाब से हम निकालेंगे, 24,500 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, जो मैं यहाँ लिखूंगी बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 24,500, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसका टोटल निकाल लूंगी, जो डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा 7300। क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. तो ये हमारी वर्किंग नोट है। बी क्या उसने कहा था कि आप बताओ कि अगर यही लॉस उसके गोडाउन में होता तो हम क्या करते। इस सिचुएशन में हम कंसाइनी के ये वाले खर्चे भी जोड़ देते जो उसके नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर हैं। देखो 1,60,000 रुपए की कॉस्ट थी, 5,000 मैंने रास्ते में खर्च किए, 6100 उसके भी जुड़ जाएंगे अगर उसके गोडाउन में लॉस हो रहा है तो। फिर हमारी वैल्यू आ जाती 1,71,100। अब वो पॉइंट याद करो, मैंने आपको कहा था कि अगर कंसाइनी के गोडाउन में लॉस हो रहा है तो हम पहले नॉर्मल लॉस को एडजस्ट करेंगे। तो मैं पहले 100 नॉर्मल लॉस लेस करूंगी, तो 4900 लीटर की वैल्यू है 1,71,100। इस हिसाब से अगर मैं एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालूंगी तो ऐसे निकलेगा 1,71,100 डिवाइडेड 4900 इंटू 200, 6980, और मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी इसी बेस पे निकलेगा। देखो ये लेस हो गया, तो अब मेरा 4700 रह गया जो कंसाइनी के पास 1,64,116। तो अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 1,64,116 इंटू 700 अपॉन 4700, 24,443 रुपए। तो ये दोनों में फर्क पता चल गया आपको कि अगर कंसाइनी के पास नुकसान होता तो क्या होता। Yes. ठीक है, तो अब आपने आज सारा कंसाइनमेंट अकाउंट अच्छी तरह से पढ़ लेना है। मैं एक्स्ट्रा असाइनमेंट कोई नहीं दूंगी अभी कंसाइनमेंट की। आपने सिर्फ इसकी बुक के सारे क्वेश्चन दो दो बारी, अभी आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन भी हैं और कंसाइनमेंट के भी हो गए आपके पास। तो आपने ये सारे एग्जाम्पल कम से कम जो सोल्ड एग्जाम्पल है, सोल्ड में क्या फायदा होता है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप सोल्यूशन देख सकते हो, उसके बाद भी कोई चीज नहीं समझ आएगी तो मैं डाउट क्लास लूंगी आपकी। बट आपने ये कंसाइनमेंट अकाउंट खत्म कर देना है। ठीक है, कल संडे है, मंडे तक शायद अब आपकी क्लास लगेगी, आगे ज्वाइंट वेंचर हम बाद में शुरू करेंगे। आपने कंसाइनमेंट अकाउंट के सारे क्वेश्चन करने हैं, थ्योरी भी अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके बाय, गुड नाइट। चलो बी पार्ट वाला पोर्शन है नहीं ਸੀ बुक ਤੇ। हाँ जी, बी पार्ट की ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਦਾ ਇਹ बुक ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। समझ नहीं आई Yes, बेटा, क्या कह ma'am. रहे हो? मैम ਜਿਹੜਾ मैम ਤੁਸੀਂ जो ਇਹ बी बी पार्ट पार्ट में आपने कराया समझाया ना तब कंसाइनी के। हाँ, अच्छा वो नहीं समझ आया। नो देखो मैम बेटा, बुक ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ, है बुक ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁక్స్ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। कोई बात नहीं, नहीं है तो छोड़ देना। आपको तो मैंने समझा दिया कि अगर कंसाइनी के पास नुकसान हो तो क्या होना है, बस और क्वेश्चन में आ जाएगा। टॉपिक तो समझ आ गया ना Yes, आपको? ma'am. Yes, yes, ma'am. ठीक है, ओके बाय, गुड Yes, ma'am. नाइट। Bye, ma'am. गुड नाइट। Okay.